हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका BHIE 144, ठीक है। और इसमें हम आज यूनिट 3 लेंगे। यूनिट 1 और 2 कंप्लीट है। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो वॉच कर लीजिएगा। बौद्ध और जैन परंपराएं। चलिए, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होता जाएगा वो हम लेते जाएंगे, ठीक है ना, राइट। क्योंकि हम ये पौराणिक इतिहास पढ़ रहे हैं, पुरातन इतिहास पढ़ रहे हैं, पुराण इतिहास पढ़ रहे हैं, तो 100% इसमें आपको पुरानी चीजें ही पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो पूरी तरह से हमारे अतीत से जुड़ी हुई हैं लेकिन पौराणिक चीजों से भिन्न है। जैसे बौद्ध और जैन परंपराएं इसी के तरह आती हैं, यानी ऐसी परंपराएं जो पूरी तरह से अतीत की पौराणिक निर्मितियों से भिन्न है। अभी हमने जो देखा वो पौराणिक निर्मितियां थी, महाभारत, रामायण, महाकाव्य वगैरह, जो सभी नारद स्तुति आख्यान वगैरह देखा, ये पौराणिक निर्मितियां थी, यानी पौराणिक चीजों से जुड़ी थी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनसे अलग है, वो है बौद्ध और जैन परंपराएं। जैसे बौद्ध और जैन परंपराएं एक स्वीकृत कालक्रम का ऐतिहासिक विवरण के एक सुपरिभाषित विचारधारात्मक उद्देश्य विचारधारात्मक उद्देश्य है और इसके प्रति सुस्पष्ट सरोकार व्यक्त करती है। देखिए, अभी तक जो हमने पौराणिक चीजें पढ़ी हैं वो क्या थी, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्तुतियां थी और हम मिथक था वो, यानी कल्पना हो सकती है। हम उस कल्पना को सच मान के बैठते हैं। कल्पना हो सकता है और कल्पना को हम मिथक मानते हैं, सच भी मान के चलते हैं। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल उससे अलग है, ये सत्य है, बिल्कुल सही है, ये कल्पना, ये मिथक नहीं है, ठीक है ना। तो बौद्ध और जैन दो ऐसी चीजें हैं, ठीक है, राइट। इसका एक उद्देश्य भी निकल कर आता है जो व्यक्ति के जीवन से मतलब रखता है। तो इस प्रकार में पौराणिक परंपराओं का एक विशेष विकल्प पेश करती है, ठीक है ना। तो जैन विवरण पहली सहस्त्राब्दी से संबंध रखता है, नहीं पहली सहस्त्राब्दी युग से संबंध रखता है और शैली समान होने पर वे घटनाओं और व्यक्तियों को अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैन परंपरा के बारे में पढ़ते हैं और इसकी ऐतिहासिक परंपरा को, जैन की ऐतिहासिक परंपरा को समझने के लिए हमें विमल सूर के ग्रंथ पौमचर्यम की चर्चा करेंगे। ये आपके सेकंड यूनिट में क्वेश्चन था, पौमचर्यम। हमने उससे नहीं लिया था क्योंकि उसमें कहीं भी नहीं, तो थोड़ा सा कहीं पे बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे आप ग्रंथ जो है पौमचर्यम, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इससे क्वेश्चन या फिर टिप्पणी पूछ सकता है, ठीक है। और जैन पौमचर्यम क्या है ये देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए, जैन ग्रंथ पौमचर्यम प्राकृत में लिखा गया था। प्राकृत क्या है, ये भाषा है। पाली प्राकृत दो भाषाएं उस समय चलती थी बौद्ध और जैन के टाइम में। तो बौद्ध जो है पाली में लिखा गया और जैन जो है वो ग्रंथ जो है प्राकृत में लिखा गया, ठीक है। और यह रामायण की कथा का एक भिन्न संस्करण है। इस ग्रंथ के लेखक विमल सूर ने इसकी तिथि महावीर के 530 साल बाद बताई, ठीक है। और वही कुछ अन्य विद्वान इसकी तिथि समान युग की प्रारंभिक शताब्दी की कुछ बात तय करते हैं। तो अन्य सबसे पुराने संस्करणों में से एक पौमचर्यम का उपयोग जैन सदाचार की शिक्षा के लिए किया जाता है। तो पौमचर्यम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जैन सदाचार की शिक्षा के लिए। तो ये रामायण कथा का संस्करण माना जाता है। साथ में जो इसके लेखक विमल सूर्य हैं, उन्होंने बताया कि महावीर के 530 साल बाद बताई थी किसकी, जो जैन संस्करण पौमचर्यम है, ठीक है ना। और कुछ जो अन्य विद्वान है इसकी तिथि प्रथम शताब्दी तय करते हैं। तो तिथि पे थोड़ा सा आपको भेद मिल सकता है। और सबसे पुराने संस्करण में से एक पौमचर्यम का उपयोग जो है जैन सदाचार की शिक्षा के लिए, जैनों के लिए सदाचार की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। यह राम की कथा का वर्णन करते हुए महाकाव्य विपरीत स्वरूप ग्रहण करता है, यानी राम की कथा का वर्णन इसमें पौमचर्यम में होता है। देखिए, जैन में भी राम की कथा का वर्णन किया गया है। तो रामायण और महाभारत को मिथ्यक कह सकते हैं, काल्पनिक कह सकते हैं, लेकिन सत्य है, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं क्योंकि सिख में भी और कुरान में भी सभी चीजों में इनका वर्णन राम का मिलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर विपरीत स्वरूप ग्रहण करता है, थोड़ा सा अलग स्वरूप बताया गया है। यह कथा, जैसा कि विमल सूर का दावा है, वही है जो महावीर के इंद्रभूत को सुनाई थी महावीर ने। तो विमल सूर्य कहते हैं, जो इसके लेखक हैं, वो कहते हैं कि ये वही कथा है जो महावीर ने इंद्रभूत को
सुनाई थी और जिसे बाद में इंद्रभूत द्वारा अपने शिष्यों को सुनाया गया। तो देखिए इतिहास की जो पौराणिक कथाएं हैं, महाकाव्य जो भी हो, वो पहले मौखिक हुआ करती थी और जो एक तरह से कह सकते हैं कि किंवदंतियों के माध्यम से लोगों तक जाती थी। और जनरली आपको मालूम है कि जो किंवदंती की चीजें होती हैं, जो मौखिक ओरल जो जाती हैं, उन चीजों में परिवर्तन सुनते सुनते, सुनाते सुनाते, पहुंचते पहुंचाते हो जाता है। तो इसका प्रथम पाठ किसी देवता या दिव्य पुरुष द्वारा किया गया था इस ग्रंथ के महत्व पर बल देने के लिए, ठीक है ना। और इस कथा को राग वचरित भी कहा गया है और यदा कदा पुराणम आख्यान भी कहा गया है, ठीक है। तो ये ब्राह्मणी शैली के समान ही है, बहरहाल कथानक तथा इसका मतलब भी भिन्न है। तो पौंचर्यम जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं अभी से बता दूं, ठीक है। चलिए, अब जो बिमल सूरी है, बिमल सूरी कौन है? इस ग्रंथ के लेखक हैं, ठीक है ना, बिमल सूरी। अब वो क्या कहते हैं इसके बारे में, बिमल सूरी उस समय प्रचलन में रही कथाओं का कहकर खंडन करता है कि वे हास्यास्पद कहानियां और मिथ्या वचनों के अलावा कुछ भी नहीं है। जो लेखक बिमल सूरी है वो ये कह रहे हैं कि जो उस समय की कथाएं हैं उनका खंडन मतलब उनका आलोचना कर रहे हैं, उनको दरकिनार कर रहे हैं कि जो उस वक्त चीजें लिखी गई, कहानियां लिखी, वो कहानियां हैं हास्यास्पद यानी कि हंसी के, ठीक है ना, हंसने लायक कहानियां और मिथ्या वाचन यानी कि एक भ्रम और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। और वे तर्क तथा विश्वास के विपरीत है, इस पे तर्क नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना, विश्वास नहीं किया जा सकता है। अतः उनके कथा के संस्करण की रचना की जिसका उद्देश्य जो हुआ था उसका वास्तविक वर्णन करना है, तो उनके पुराने लेखककार का स्रोतों के रूप में प्रयोग किया है और बहरहाल उस संस्करणों पर सवाल खड़ा करता है कि उनसे विपरीत मत प्रकट करता है जिनका उनको सोच सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया। तो बिमल सूरी का कहना था कि जो उस समय की कहानियां थी, ठीक है ना, जो हम लोग पुराण में पढ़ते आए हैं, ठीक है ना, वो एक कहानी नहीं बल्कि मिथ्या वाचन था, झूठ था, भ्रम था और तर्क और विश्वास भी उसपे नहीं किया जा सकता था। और उसने मतलब उसने यानी बिमल सूरी ने जो संस्करण की रचना की थी, जिस संस्करण की रचना की थी उसका उद्देश्य का वास्तविक वर्णन करना था, यानी कि जो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, पौंचर्यम जो रचना थी उसका वास्तविक वर्णन करना था और पुराने लेखनकार के स्रोतों का उपयोग उसने किया। उसने भी पुराने लेखनकार का स्रोत का उपयोग किया, बल उसने ये कहा कि तर्क करने या उपयोग विश्वास करने के लायक नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर उसने अपने शोध सामग्री के रूप में उसका इस्तेमाल भी किया। तो पौंचर्यम प्राकृत में लिखा गया, ना कि संस्कृत में, पहली बात। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है पौंचर्यम के बारे में, ठीक है ना। अतः इसकी पहुंच अधिक व्यापक थी क्योंकि उस समय की लैंग्वेज प्राकृत थी, संस्कृत नहीं थी। और जिस समय जो भी चीजें लिखी जाती हैं अगर वो उस लैंग्वेज में लिखी जाए जो उस समय चल रही हो और लोग उस जिस भाषा को ज्यादा बोल रहे हो और उस भाषा में लिखी जाए तो सीधी सी बात है वो ज्यादा चलेगी। तो यही मेन रीजन था। ये जैन परंपरा की शुरुआती पृष्ठभूमि को समाहित किए हुए है, यानी जैन परंपरा की स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। और जैसे पदार्थ संबंधी ज्ञान, सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित कथाएं व मिथक, ठीक है, ये सभी चीजें पौंचर्यम में देखने को मिलती हैं। तो पुराणों के समान भी यहाँ भी हम ब्रह्मांड के इतिहास, काल चक्र तथा तीर्थकारों की जीवनियां पाते। जिस तरह से पुराणों में हमारे भगवानों के बारे में लिखा गया, ब्रह्मांड के बारे में लिखा गया, ठीक है ना, फिर एक चक्र जो जितने भी भगवान थे उनका आया और साथ ही साथ में उनकी जीवनी बताई गई। सेम उसी तरह से पौंचर्यम में भी जैन धर्म के बारे में सब कुछ लिखा गया। और इसके बाद मुख्य कुलों था उनकी वंशावलियों का विवरण आता था, जो जैन धर्म के मुख्य कुल थे, फिर उनके जो वंश आगे आए, किन्ने शासन किया, क्या किया, उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। रोमिला थापर का मानना है, ये लेखक हैं, कि यही इसे महाकाव्य तथा पौराणिक शैलियों के अंतर क्षेत्र में स्थापित करता है। तो पौंचर्यम को महाकाव्य पौराणिक शैलियों के जैसा क्यों माना जाता है, एक क्वेश्चन ये क्रिएट होता है। तो मेन यही रीजन था कि इसमें पदार्थ संबंधी सृष्टि से यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित कथाएं शामिल थी और पुराणों के समान ही इसमें ब्रह्मांड का इतिहास और एक जो घटना चक्र होता है, साथ में जो तीर्थकार आए उनकी जीवनी का इसमें वर्णन होता है और साथ ही साथ में उनके कुल और वंशावलियों का भी इसमें वर्णन देखने को मिलता है पौंचर्यम में। और ये सभी चीजें इसे महाकाव्य और पौराणिक शैलियों के बराबर लाके खड़ा कर देती है, ठीक है ना। तो राम की
यह कथा मगध के क्षेत्र में शुरू होती है और जिसकी राजधानी राजगृह है, जहां वो रहते हैं। पौंचर्यम जो है राम की कथा है जो जैनियों द्वारा लिखी गई है, वो भी बिमल के। तो उस समय का शासक श्रेणी क्या बिंबिसार है। अब कौन था उस समय का शासक? बिंबिसार। हमें मालूम है क्योंकि बिंबिसार युद्ध बुद्ध का समकालीन था और पौराणिक वंश सूची में शामिल था। बुद्ध का वक्त बिंबिसार था, अशोक के पिता बिंबिसार, ठीक है ना। और उनकी ऐतिहासिकता की ओर भी संकेत करता बताता है। तो राम कथा में संस्करणों पर संदेह करते हुए बिंबिसार महावीर के एक विषय शिष्य थे महावीर के, और इसके सही स्वरूप को वर्णन करने का आग्रह करता है। तो राम कथा का जो भी संस्करण था उस पे बिंबिसार को संदेह होता है, शक होता है, और जो बिंबिसार है वो महावीर के एक शिष्य से कहते हैं कि इसको सही किया जाए। यानी जो ये कहानी हम इसमें पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं? पौंचर्यन को जब लिखा गया तो उसमें बिंबिसार ने कुछ गलत पाया, तो महावीर को शिष्य को इसको सही लिखने के लिए कहा, और इस पर चर्चा से कुछ रुचकर बिंदु उभर कर भी सामने आते हैं। तो पहला यह दिखाने का प्रयास है कि इस कथा का कुछ ऐतिहासिक आधार रहा होगा, नहीं तो जानबूझकर इस संस्कार को मिथ्यापूर्ण बनाया गया, भ्रम बनाया गया। और इससे इस तथ्य को भी बल मिलता है कि राजा श्रेणिक उस पर संदेह व्यक्त करता था, और जिस तरह से राक्षसों विशेषकर रावण का चित्रण किया गया, साथ ही इस कथा को अन्य पहलुओं पर भी प्रश्न खड़ा करता है। ठीक है ना, ओके राइट। तो ये पौंचर्यम राक्षसों के प्रति अपने विवेचन में सहानुभूतिपूर्ण है और इसे अन्य पक्ष अर्थात राक्षसों के नजरिए के रूप में नहीं देखा जा सकता। यानी कि पौंचर्यन में राक्षसों के प्रति सहानुभूति रखी गई, एक दया रखा गया, ठीक है ना। तो राक्षसों के नजरिए के रूप में से हम नहीं देख सकते हैं, बल्कि वाल्मीकि रामायण के राक्षसों का एक सहानुभूति परक वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। और यह ग्रंथ स्पष्ट करता है कि राक्षस कोई दुष्ट नहीं है बल्कि रक्षक है, जो इस शब्द के धातु रूप रक्ष यानी रक्षा करने से स्पष्ट होता है। तो इस ग्रंथ में पौंचर्यम में बताया गया है कि राक्षस का मतलब दुष्ट नहीं है, बुरा काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि राक्षस का मतलब रक्षक से है, जो लोगों की रक्षा करता है, जो इस शब्द के धातु रूप रक्ष यानी रक्षा करने से पता चलता है। तो इस कथा को उपलब्ध तत्कालीन संस्करणों के नए सिरे से लिखने का प्रयास में रावण ना तो 10 सिरों वाले के रूप में दिखाने और न ही मांस भक्षण करने वाले के रूप में चित्रित करने का संकेत प्रयास। यानी कि अब इसमें जब रावण को एक सहानुभूति दी गई, तो रावण को जब फिर नए सिरे से संस्करण को लिखा गया पौंचर्यन को, तो इसमें रावण को बुरा नहीं दिखाया गया, रावण को 10 सिरों वाला नहीं बताया गया, और न ही इसमें मांस भक्षण करने वाला बताया गया। मांस भक्षण तो रावण वैसे भी नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता है कि रावण राक्षस था लेकिन वो ब्राह्मण उसका था, ठीक है ना। तो राक्षसों को इस तरह दिखाया गया कि वो दुष्टता के रंग में रंग जाने से पूर्व वास्तव में थे, ठीक है, जैसे वो थे। तो पौंचर्यम ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक होने का दावा करता है। पौंचर्यम ऐतिहासिक रूप से महाकाव्य और पौराणिक शैलियों के अंतर्गत आता है। किस तरह से वर्णन करिए, पौंचर्यम क्या है। पौंचर्यम से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब आगे नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है ये। विद्याधरों के देश के वर्णन से शुरू होता है। वे शब्दस्थ विद्या को धारण करने वाले राक्षस और वानर दोनों ही विद्याधर की श्रेणी में आते थे, जिन्हें विद्या यानी कि ज्ञानवर्धक ज्ञानी माना गया था। और आरंभिक अध्याय में, स्टार्टिंग में अध्याय में जो पहला लेसन था, इसमें दोनों ही समूहों के वंशावलियों की चर्चा की गई है। और इस ग्रंथ का ध्यान विंध्य क्षेत्र की और आगे गोदावरी क्षेत्र पर केंद्रित किया गया। और सभी चरित्र समर्पित जैन है, जितने भी चरित्र रखे गए हैं वो जैन रखे गए थे, और वे हिंसा से दूर रहते हैं। नायक राजा और राजकुमार युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो एक तरह से राजा राम को यहाँ पे जैन के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। जो राक्षस वगैरह है उनको भी जैनी के रूप में दिखाया गया है। तो इक्वांश, गोम वंश, सभी यहाँ पे इतने वंश दिखाए गए। इन चारों में विद्याधर सबसे महत्वपूर्ण है। विद्याधरों में एक महत्वपूर्ण चरित्र मेघवाहन है, और कुछ कठिनाइयों के कारण वह लंका के प्रस्थान कर जाता है, जहां राक्षस वंश की स्थापना करता है मेघवाहन। और विद्याधरों का एक अन्य समूह वानर
वंशज इसकी स्थापना एक विद्याधर राजकुमार ने की, जो वानर द्वीप में निर्वासन में रह रहा था जैसे राम के लिए, ठीक है। और उसने किष्किंधा में एक राज की स्थापना की, बलि, और उसका पताका का चिन्ह वानर था, इसलिए उसे वानर वंश कहते हैं। और विद्याधरों में दोनों समूह में न केवल समय समय पर लड़ते रहते थे, बल्कि वैवाहिक और राजनीतिक संबंधों को भी साझा करते थे लड़ाई के साथ साथ में, ठीक है ना। तो इस तरह से एक कहानी यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। इसमें राम के साथ उनका संबंध जो था प्रतिरोध वाला था और जैन मत के अनुरूप था। मतलब राम 8वें वासुदेव तथा रावण 8वां प्रतिवासुदेव माना गया, रावण को भी भगवान मान दिया गया है। न केवल रावण एक मुख वाला है बल्कि उड़ भी सकता है। और वाल्मीकि के रामायण की तुलना में रावण का सीता के साथ संबंध अधिक संवेदनशील प्रकृति का है, न कि आतंक उत्पन्न करने वाला है। तो जस्ट विपरीत सब इसमें आपके लिखा गया है, जो रामायण में है जस्ट इसका उल्टा इसमें लिखा गया है। दशरथ जैन शिक्षिकाओं को प्रभावित होकर संसार का त्याग कर देता है और उसकी पत्नी कैकेयी ये वर मांगती कि उसके पुत्र को सिंहासन पर बैठाया जाए। और वाल्मीकि के रामायण की तुलना में कैकेयी केवल अपने पुत्र के लिए सिंहासन चाहती है, वह राम का वन आगमन पर बल नहीं डालती। वो नहीं कहती कि राम वनवास में जाए, पहले वो सिंहासन चाहती है, लेकिन जब सिंहासन नहीं दिया जाता, दशरथ नहीं मानता है, तब वो दूसरा वर मांग लेती है कि राम को वन आगमन में भेजा जाए। और वनवास के दौरान राम अपना अधिकांश समय दरबारों में व्यतीत करते हैं, ना कि तपस्या की तरह जीवन बिताते हैं। ये सभी चीजें इसमें है। तो पौंचर्यम ब्राह्मणों का वर्णन मांस भक्षक, अनुशासनहीनों, अपने यज्ञ में पशुओं का वध करने वालों, मिथ्यावाद का प्रचार करने वालों के रूप में करता है, ठीक है, राइट। इसे देख लीजिएगा। पौंचर्यम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं है भी, ठीक है। अति संबंधी बौद्ध निर्मित, मुझे ये नहीं लगता है कि अति संबंधी बौद्ध निर्मित आ सकता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथ, वे ग्रंथ जिनमें बौद्ध ऐतिहासिक परंपरा का निर्माण होता है, वो कौन कौन से थे। क्वेश्चन हो सकता है कि बौद्ध ऐतिहासिक परंपरा का निर्माण किन चीजों से होता है, या बौद्ध ऐतिहासिक परंपरा की विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ी यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। तो पहला जो है बौद्ध ऐतिहासिक परंपरा का निर्माण होना, पाली भाषा में लिखित त्रिपिटक। मैंने पहले कहा था कि जो बौद्ध धर्म है वो पाली भाषा में लिखा गया था, और जैन धर्म जैन जो है वो प्रकृति भाषा में उसका ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ पाली में और जैन ग्रंथ जो है प्रकृति में लिखे गए थे, ठीक है ना। ओके। श्रीलंका के इतिवृत्त तथा बाद में लिखे गए उसके भाष्य हैं। जीव क्या बुद्ध की जीवनियां है, और समान युग की दूसरी सदी में तिथि बद्ध किए गए तिब्बत लद्दाख से प्राप्त इतिवृत्त, जिसकी तिथि भी है दूसरी सदी में। ये मेन विशेषता होती है बौद्ध ऐतिहासिक परंपरा निर्माण का, ठीक है ना, राइट। तो ये ऐतिहासिक परिपेक्ष था, बौद्ध धार्मिक सरोकारों से उपजा था, बौद्ध धर्म से उपजा था, और इसका राज सत्ता से संबंध और समाज पर चिंतन अधिक महत्वपूर्ण था। यानी वहां उस समय के राजा कैसे थे, सत्ता कैसी थी, और साथ में उनका समाज के साथ में संबंध कैसा था, ये इसमें 100% बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बौद्ध धर्म का, यदि क्वेश्चन पूछता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, तो बुद्ध की जीवन लीला का वर्णन करना, जिसमें तथात्मक माना जाता था। संघ जैसे कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में मूल संगठन से उदित होने वाले विभिन्न मत संप्रदायों को सूचीबद्ध करना, और साथ ही साथ में इसमें है संघ तथा शासक के बीच संबंध का वर्णन। ये सभी चीजें बौद्ध त्रिपिटक में देखने को मिलती है, ठीक है, राइट। ओके, इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, बौद्ध ग्रंथ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक होना, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व था, और प्रारंभ में उसकी जो शिक्षा थी वो फैली हुई थी, बिखरी हुई थी, ठीक है। जो भी अनुयायियों को याद था उसके माध्यम से उन्हें जाना जाता था। जब अनुयायियों की संख्या का अनुपात बहुत बढ़ गया तो इन्हें पिटकों के रूप में संगठित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यानी बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था, जो इसकी स्थापना हुई, किस तरह से कौन आए, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक चीज था, यानी मौखिक चीज था, उसे लिखा नहीं गया था। लेकिन जैसे जैसे बौद्ध धर्म के अनुयायी आते गए, उसको मानने वाले, अनुयायी का मतलब है जो बौद्ध धर्म को, किसी धर्म को मानते हैं, ठीक है ना, लोग बढ़ते गए। जब अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई तो फिर ये उनको महसूस होने लगा कि जो हम ओरल वर्बली मौखिक सुन रहे हैं उन्हें लिखा जाए, तो उन्हें लिखने के काम को पिटक बोला जाता है। तो पिटकों के रूप में उन्हें
लिखने संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई, और जो अनुयायी बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अत्यधिक समर्पित थे उनको एक व्यवस्था यानी संघ में संस्थागत किया गया, जिसका नाम संघ रखा गया। अशोक ने भी यही काम किया था। तो एक तरह का नए तरह का विकास था, विकास क्रम था, जो किसी अन्य संन्यास जीवन अपनाने वाले मत संप्रदाय में आम नहीं था। तो संन्यास, क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो संन्यास लेते थे, सन्यासी जीवन जीते थे, जनरली ऐसा दूसरे किसी संप्रदाय में देखने को नहीं मिलता था, तो इसे लेखनबद्ध किया जाना था। ठीक है, तो ऐसे सन्यासी जो संन्यास लेते थे और साथ में से लेखनबद्ध किया जाना, ये चीजें इसके पहले कहीं नहीं देखी गई। तो इसका मतलब ये था कि साक्ष्य के रूप में बौद्ध के जीवन के संबंध में कोई सूचना देने के साथ ऐतिहासिक बुद्ध के सत्य अस्तित्व और वैधता के संबंध में विवरण देना। तो क्यों उसको संगठित किया जाने लगा, क्यों उसको मतलब कि लेखबद्ध किया जाना था? क्योंकि बुद्ध के जीवन के संबंध में लोगों को बताना और उसके सत्य पर कोई सवाल ना उठा पाए, आगे चल के लोग ये ना बोले कि बुद्ध नहीं थे या ये काल्पनिक या मिथ्या चीज है, इसलिए उनके अस्तित्व पर, उनके वैधता के संबंध में पूरी इंफॉर्मेशन देना। और भिक्षु समय समय पर बुद्ध की शिक्षाओं पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए भी एकत्रित होते थे। ठीक है, और परिणाम मत संप्रदाय में विभाजन में निकला इसका परिणाम, और जिसकी परिणत प्रत्येक समूह द्वारा अपने दृष्टिकोण के इतिहास में दर्ज हुई। जब ये शिक्षाओं पर चर्चा वाद विवाद करते थे तो इसमें सबके अपने अपने मत होते थे, और मत के आधार पर इनका संप्रदायों में विभाजन हो गया। ठीक है, यानी इनको बांट दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य में प्रथम 6 शताब्दी यानी BCE के मध्य जब बौद्ध मत का उदय प्रधान मत के रूप में हुआ, तो उत्तरी भारत में कई गढ़ संघ यानी कुलीन तंत्र जिसको बोलते थे और राज्य यानी राजतंत्र अस्तित्व में थे। जब बौद्ध मत का उदय हुआ, जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जब एक विचारधारा नहीं आई, उस समय उत्तर भारत में कुलीन और राजतंत्र था। और बौद्ध ग्रंथों में प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध से सामान्य युग की शताब्दियों तक मध्य गंगा के मैदानों में मध्य कौशल में शासन करने वाले राजाओं तथा गढ़ संघों का उल्लेख मिलता है। तो इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध चीज का देखा जाए तो ये मध्य गंगा के मैदान और मगध कौशल में जो राजा शासन करते थे उन लोगों ने यहाँ पे गढ़ संघों का उल्लेख मिलता है, और इसका बुद्ध के साथ किसी न किसी प्रकार का संबंध रहा था। तो मगध में शासन करने वाले राजा बिंबिसार और उसके पुत्र अजात शत्रु और कौशल के प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे, और महावीर सुविख्यात तांत्रिक कुल के संबंध रखते थे। ठीक है, जो वैशाली, जनरली आपको वैशाली मगध बिहार की तरफ ही मिलेगा, और इसीलिए एक तरह से तक्षशिला नालंदा ये जो एक नए उस समय की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनाए गए थे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो ये क्रमिक रूप था जो वहां पर मिलता था। और बौद्ध परंपरा के अनुसार राजाओं में मगध का शासक अशोक एक महान धर्म संरक्षक राजा था, जिसका जिक्र मैंने किया था। ठीक है, राइट, ओके। तो बौद्ध धर्म का विकास नगरीय परिवेश में हुआ था। नगरों की परिधि में स्थित उद्यानों में नए विचारों की चर्चा की जाती थी। तो बौद्ध धर्म जब आया तो उस समय नगरीय विकास राज्य शासन में हो चुका था। जो भी राज्य शासन उस समय का था उसमें नगरीय विकास हो चुका था। ठीक है, तो नगरीय विकास का मतलब क्या है? नगरीय विकास का मतलब है कि जो भी उस टाइम के हस्तशिल्पकार, दस्तकार या फिर जो भी कवि लेखक हुआ करते थे, ठीक है ना, ये सभी गांवों से निकल करके शहर की ओर आने लगे थे और रहने लगे थे जीविकोपार्जन के लिए। ठीक है ना, यही कहलाता है शहरी नगरीकरण। ठीक है ना, शहरों का विकास, शहरीकरण। और नगरीय परिवेश में बौद्ध के बारे में चर्चा की जाती थी। उपनिषद से उन्हें यह भी पता चलता था, उपनिषद के माध्यम से, कि राजाओं के दरबार में नए विचार जो थे, नए शास्त्र के रूप में बहुत सारे विषय रखे गए थे। और वैदिक ग्रंथों का पाठ यहाँ पर नगरों में नहीं किया जाता था, बल्कि उनकी निंदा की जाती थी। वैदिक ग्रंथ जो हमारे हैं, जो भी हम 4 पढ़ के आए हैं, उनकी यहाँ पर निंदा की जाती थी। और संरक्षण पाने और न्याय बनाने हेतु इस विधर्मी मत संप्रदायों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा थी। तो जो बौद्ध धर्म का प्रचार करता था, उसका विचार रखता था, जो अनुयायी होता था, मत रखता था, उसको राजा की तरफ से संरक्षण दिया जाता था, दान अनुदान दिया जाता था। और जो वैदिक ग्रंथों का पाठ करता था उसको अलग कर दिया जाता था। तो अब यह अनुभव किया गया कि विचारधाराओं को विशेष रूप दिया गया, और इसके लिए आवश्यकता थी शिक्षाओं, विशेषकर घुमक्कड़ भिक्षुओं के वचनों को लेखबद्ध किया जाए। जो लोग घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, उनका अब यहाँ पर लेखबद्ध किया जाए, यानी लिपि लिखी जाए। तो क्यों और कैसे संघों की उत्पत्ति हुई, इसके समाज के साथ विकसित होते संबंध में इस धर्म के निर्माण का इतिहास उपलब्ध होता है। ठीक है, संघ तथा समाज के संबंध को परिभाषित करने में 2 विकास महत्वपूर्ण थे। ठीक है ना,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, संघ और समाज का विकास कैसे हुआ। पहला ये था कि महिलाओं को बाद में संघ में महिलाओं को पहले संघ में अनुमति नहीं होती थी, ठीक है, तो महिलाओं को बाद में संघ में शामिल होने की अनुमति दी गई, ठीक है। उन स्थानों में संघा राम मठ अस्तित्व में आए जहां पहले वे अज्ञात थे। तो जो पहले अज्ञात जगह थी वहां पे मठ और संघ स्थापित किए गए। पहले महिलाओं को घर त्यागने या संन्यास ग्रहण करने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, सिर्फ घर में रहने भोजन पकाने की अनुमति हुआ करती थी, लेकिन बाद में महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति मिल गई। पहला संघ और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण विकास क्या हुए, संघ समाज से क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना होगा। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है कि दूसरा विकास आम अनुयायियों से भी दान ग्रहण करना था, यानी कि सिर्फ जो आम अनुयायी हुआ करते थे उनसे भी दान लिया जाता था। तो ऐसे दानों से उपासना स्थलों की स्थापना में सहायता मिलती थी, मठों संघों की स्थापना की जाती थी और इन दानों का दर्ज किया जाना, और इस प्रकार प्रारंभिक बौद्ध और जैन दान अभिलेख अस्तित्व में आए। तो जो दान दिए गए तो उनको एक अभिलेख के रूप में दर्ज किया गया और इसी तरह से हमें पता चला कि यहाँ पे उस समय क्या व्यवस्था थी अपने उस धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो पहलू बौद्ध यानी पहले बौद्ध जैन परंपराओं को पौराणिक परंपरा से भिन्न बताता है, और जिसमें वंशों नायकों राजकुल के वंश वृक्षों की सूची को यहाँ इसमें जोड़ा गया। राज परिवार उनके प्रमुखों से प्राप्त दानों के बौद्ध लेख न केवल संघ की सत्ता में वृद्धि करते हैं, इनमें अधिक विश्वसनीय दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। ऐतिहासिक रूप बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक रूप, ठीक है, या फिर संघ समाज का, तो आपको यही लिखना होगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बौद्ध त्रिपिटक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए हो सकता है। बौद्ध त्रिपिटक है, इसमें बहुत प्रकार के ग्रंथ शामिल थे, ठीक है ना, और ऐतिहासिक परंपरा जो एक बनी थी उसके उदय यानी अस्तित्व में आने के, उसके जन्म के आधार तैयार किया था बौद्ध त्रिपिटक। तो मूल रूप से बुद्ध की शिक्षाएं जो उस समय दी जाती थी वो वर्बली मौखिक ओरल दी जाती थी, ठीक है ना, और धीरे धीरे इनका पाली भाषा में संकलन हुआ व्यवस्थित, यानी उनको लिखा गया और इन्हें पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। तो क्या किया गया, पहले मौखिक थी, बाद में जब इनको लिखा जाने लगा, व्यवस्थित संकलन किया जाने लगा, तो ये पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ कहलाए। और बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उपदेश देने के लिए संस्कृत के स्थान पर अर्ध मागधी को चुना था, यानी जनरली जो मगध के लोग उस भाषा को जानते थे। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद यह महसूस किया गया कि संघ में अनुशासनहीनता की वृद्धि को रोकने के लिए, उनकी शिक्षाओं को संरक्षित किए जाने के लिए, जो बुद्ध के उपदेश थे, जो बुद्ध की वाणी थी, उनको संरक्षित किए जाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए संघ के संचालन को शासित करने वाले नियमों के साथ इन्हें लेखबद्ध किया जाना महत्वपूर्ण है, यानी इन्हें अब लिखना जरूरी है। इनका एक जो है डाटा तैयार करना, बुक जिसे बोलते हैं, ग्रंथ तैयार करना जरूरी है, ठीक है ना। थेरवादियों यानी वृद्ध भिक्षु का यह मानना था कि पाली धर्म ग्रंथों में बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएं दर्ज थी और पाली धर्म ग्रंथों को सामान्य युग की पहली शताब्दी के मध्य में संकलित किया गया था, उसे बाद में लिखा गया। तो तीन पिटक, इसीलिए इसको शाब्दिक अर्थ टोकरी भी शामिल, इसे त्रिपिटक कहा था। पिटक का मतलब टोकरी होता है, टोकरी में आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो, इसीलिए इसको त्रिपिटक कहा गया, तीन पिटक कहा गया, जिसमें बुद्ध के बहुत सारे उपदेशों को शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है तीन पिटक में सबसे पहला जो शामिल है वो है विनय पिटक, जिसमें अनुशासन तथा संघ के विनियमों को शासित करने वाले नियम शामिल है, ठीक है ना, यानी अनुशासन और संघ के जो नियम थे उनको इसमें लिखा गया है विनय पिटक में। फिर शुद्ध पिटक याद कर लीजिएगा, पिटक से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बौद्ध त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं या बौद्ध धर्म से क्या समझते हैं, बौद्ध त्रिपिटक के बारे में लिखिए, टिप्पणी आ सकता है। शुद्ध पिटक क्या है, तो 5 निकाय इसमें शामिल है जो बुद्ध की शिक्षाओं से विकसित हुए थे, सारभूत शिक्षाएं, बुद्ध के 5 मंत्र थे, सारभूत शिक्षाएं थी। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय, ठीक है, इसमें धम्मपद और सुनतिपात शामिल है, ठीक है, ये हो गए। फिर तीसरा था अभिधम्म पिटक, ठीक है, तो बुद्ध के पूर्व जन्मों को जातकों के लेख बद्ध किया, यानी बुद्ध के
पूर्व जन्मों को जातकों में लेखबद्ध किया गया था और बुद्ध वंश में बुद्ध तथा बुद्ध की कथाएं शामिल है इसके अंतर्गत। और अभिधम्म में क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप के दे करके उसकी व्याख्या की गई थी, ठीक है ना। तो जो ये धर्म ग्रंथ थे इसका निर्धारण करना थोड़ा समस्या थी, क्योंकि इसमें किए गए बदलावों की तिथि के संबंध में समस्या थी। उनका जो कालक्रम एक रखा गया था, जो तिथि का निर्धारण किया गया था, उसमें महत्वपूर्ण समस्या आ रही थी। और इस ग्रंथों में राजनीति, राजक्षेत्र, समाजों के संबंध में सूचना मिलती है, उसका उपयोग इस काल के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका बुद्ध ग्रंथ का पढ़ना और त्रिपिटक का, ठीक है ना, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक और कौन कौन से इसके अंतर्गत त्रिपिटक होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जनरली ये जो लिखा गया ये पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है ना, राइट। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है, श्रीलंका के पाली इतिवृत्त। इतिवृत्त यानी दीपवंश तथा महावंश प्रमुख इतिवृत्त है तथा कुछ बात चालू वंश है। यहाँ पे हम इतिवृत्त का मतलब देख लेते हैं। इतिवृत्त का मतलब होता है वृत्तांत, काल क्रम से अभिलेखन, ठीक है ना, या फिर तिथि ग्रंथ, यानी उस टाइम में, यानी काल क्रम के हिसाब से जब लेखन किया गया हो, किसी चीज को लिखा गया हो, तिथि के हिसाब से लिखा गया हो, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण, यानी घटनाओं का लगातार काल के हिसाब से विवरण प्रस्तुत करना ही इतिवृत्त कहलाता है, जैसा कि इस समय हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म का। ओके, या दूसरे अर्थों में हम बोल सकते हैं कि घटनाओं का काल क्रमानुसार लिखा हुआ विवरण और या ऐतिहासिक बातों का कहानी आदि के रूप में वर्णन, आख्यान ही इतिवृत्त क्रॉनिकल कहलाता है, ठीक है, राइट। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। उस वक्त के राजवंश जो थे, दीप वंश, महावंश, ठीक है ना, और बाद में चालू वंश आया। तो प्रथम जो थे श्रीलंका में थे, ठीक है ना, और दीप वंश तथा महावंश प्रथम 6 शताब्दी सी के मध्य के थे और ये श्रीलंका में बौद्ध मत के आगमन से संबंधित भारत के इतिहास पर आधारित है, जिसमें अशोक ने प्रमुख भूमिका निभाई। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो अशोक ने निभाया था, जो भारत के इतिहास पर आधारित है, ठीक है ना। तो तीनों इतिवृत्त, ये इतिवृत्त थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है आपका इतिवृत्त। तीनों इतिवृत्त कौन कौन से, दीप वंश, महावंश और चालू वंश, ठीक है ना, थेरवाद के नजरिए से मध्य गंगा मैदानों के इतिहास को प्रस्तुत करते हैं और भारत की घटनाओं को एक पृष्ठभूमि में देखा गया था, ठीक है, राइट। तो जो ये इतिवृत्त था, जो यानी एक लेख लिखा गया था, इन पर लिखे गए भाष्य इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि स्थापित धर्मों में विभेद के उभार की व्याख्या भाष्य लेखन के माध्यम से करने की आवश्यकता होती है। यानी इस इतिवृत्त से और जो लिखे गए ग्रंथ थे, जो लिखी गई भाषा थी, जो उस समय के धर्म थे, जितने भी उस समय स्थापित धर्म थे, जो लोग मानते थे, उनमें अंतर स्पष्ट करता है, ठीक है। और जो एक भाष्य लेखन था, जो लिखने का एक तरीका था, जिस भाषा में वो चीजें लिखी जाती थी, उनके माध्यम से यहाँ पर क्या किया जाता था, लोगों को संतुष्ट किया जाता था। तो इतिवृत्त पुराणों की अपेक्षा एक अधिक स्पष्ट ऐतिहासिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें एक व्यवस्थित विवरण है जो कालानुक्रम अपने उद्देश्य अर्थात संघ की प्रतिष्ठा स्थापित करने का अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो इतिवृत्त धार्मिक गतिविधियों के विषय है, ठीक है, और इनमें संघ के प्रभावशाली संरक्षण दाताओं का वर्णन भी है। तो इतिवृत्त में क्या है, इतिवृत्त धार्मिक गतिविधियों के विषय में है और जो संघ के प्रभावशाली, जो संघ के लोग हुआ करते थे, उनको संरक्षण यहाँ पे दिया जाता था इतिवृत्त में। तो जो चीजें लिखी गई हैं, तो राज सत्ता के साथ संबंध के साक्ष्य भी मिलते हैं और राजाओं को प्रभावशाली संरक्षण दाताओं के रूप में भी दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी और बौद्ध धर्मों को मानने वाले लोगों को, संघ के लोगों को उन्होंने संरक्षण दिया था, उसे महान संरक्षण दाता होने का श्रेय दिया गया, जो धार्मिक उद्देश्यों हेतु इतिहास के उपयोग का संकेत करता है। हमें अद्यप अशोक की बौद्ध अनुयायी के रूप में प्रशंसा की गई थी, ठीक है, और उसके निर्णयों को श्रीलंका में थेरवाद की स्थापना का श्रेय दिया गया उसे। तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी, तो हमें पता है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था और उसमें 1 लाख के लगभग सैनिक लोग मारे गए थे, तो ये अशोक को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था और उसके बाद उसने युद्ध न करने का निर्णय लिया था, ठीक है, राइट। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना, राइट।
और ये इतिवृत्त तथा इन पर लिखे गए भाष्य सार रूप में श्रीलंका में थेरवाद का इतिहास कहलाते हैं। तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ओके, चलिए इतिवृत्त को देखिएगा। मुझे लग रहा थोड़ा सा बौद्ध जीवनियां तो मुझे नहीं लगता, बुद्ध चरित है, महावास्तु है, दिव्यवादान है, कुछ अतिरिक्त विचार भी यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है ना। तो श्रीलंका में पाली इतिवृत्त के संदर्भ में देखिए आ गया ना इतिवृत्त, 3 इतिवृत्त वहां पे रखे गए थे। दीप वंश और कौन था, अभी जस्ट पढ़ के आ रहे, चालू वंश था ना। तो ये देख लीजिएगा। और अति संबंधी बौद्ध निर्मित की व्याख्या करिए, ठीक है। चर्चा करेंगे बौद्ध जीवनियां अति संबंधी बौद्ध दृष्टिकोण का वर्णन करती है। बौद्ध जीवनियां यहीं पे था, एक क्वेश्चन ले लीजिए आप अगर लेना, ये बौद्ध जीवनियां है। तो अतीत का बौद्ध दृष्टिकोण का एक अन्य तरीके से वर्णन हुआ जो बुद्ध की जीवनी थी। जब आप बुद्ध की जीवनी पढ़ेंगे तभी तो आप उनके अतीत के बारे में जान पाएंगे ना, तभी तो उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप जान पाएंगे। तो उन व्यक्तियों की आंशिक जीवनियां भी थी जो बौद्ध धर्म के लिए महत्व रखते थे, जैसे अशोक, ठीक है ना, राइट। तो उत्तर भारतीय परंपरा में जीवनियां लोकप्रिय थी और इसका कारण यह तथ्य हो सकता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म का राज सत्ता के साथ घनिष्ठ संबंध रहा हो, ठीक है, या जो वहां के प्रतिस्पर्धी थे वो बौद्ध पंथ प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करते रहे हो। तो एक समान युग की यहाँ शुरुआत हुई थी और जीवनियों का लेखन भी आम प्रचलन हो गया था। जो जीवनियां थी वो उत्तर भारत में अशोक के काल में लिखने लग गई थी, ठीक है ना। तो बुद्ध की जीवनियों की रचना को इस तथ्य ने प्रोत्साहित किया कि बुद्ध स्वयं में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। न केवल त्रिपिटक साहित्य ही बुद्ध की जीवनी से सरोकार महत्व रखता है, बल्कि सामान्य युग की शुरुआत में गैर त्रिपिटक साहित्य भी विकसित हुआ और हमारे पास अवदान साहित्य है जो बुद्ध तथा बौद्ध शब्दों अन्य व्यक्तियों के महान कार्यों में उनकी कथाओं को प्रस्तुत करता है। तो बुद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति थे, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बुद्ध की जीवनी संबंधित चीजें यहाँ पे आपको करना है, तो फिर बुद्ध चरित्र इसमें लेना पड़ेगा, महावस्त तथा ललित विस्तार लेना पड़ेगा और दिव्यावदान लेना पड़ेगा, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि क्वेश्चन था कि अतीत संबंधी बौद्ध दृष्टिकोण का वर्णन करता है बौद्ध जीवनियां, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो प्रारंभिक भारत में 3 प्रकार की ऐतिहासिक परंपराएं थी, जिसमें प्रधान परंपरा इतिहास पुराण परंपरा, इसका श्रेय ब्राह्मण लेखकों को दिया जाता है। इतिहास पुराण परंपरा जो शासकों के विषय में लिख रहे थे। और दूसरी तरह की ऐतिहासिक परंपरा चरणों सूतों की चराई थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी रचनाओं का ब्राह्मणों द्वारा पुनर्लेख किया गया और जिनमें रचनाओं को मूल रूप से चिन्हित करना मुश्किल है। और तीसरी परंपरा जो श्रमणों से संबंध रखती थी। अब लीजिए यहाँ पे 3 परंपराएं दे दिया है, तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर देख लीजिए, 3 प्रकार की ऐतिहासिक परंपराएं थी। पहली परंपरा इतिहास पुराण की मिल गई, जो ब्राह्मण लेखकों को जिसका श्रेय दिया जाता है, जो शासकों के विषय में लिखते थे। दूसरी ऐतिहासिक परंपरा चारणों, ठीक है, और सूतों की रचनाएं थी, ठीक है, जो रचनाओं का ब्राह्मणों द्वारा पुनर्लेख यानी पुनः किया लिखा गया, ठीक है, जो कि रचनाओं को मूल रूप से पहले से लिखा हुआ था, ब्राह्मण उसको दोबारा लिखा। और तीसरी जो परंपरा थी वो श्रवणों से संबंधित थी और इस परंपरा में राजा शासन बौद्ध तथा जैन संघों की शिक्षाओं से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 परंपराएं देखने को हमने इस विषय में देखी, इतिहास पुराण, एक जैन और एक बौद्ध, ओके। तो फ्रेंड्स चलिए अब ले लेते हैं नेक्स्ट यूनिट 4 कथाएं और चरित्र। चलिए इसमें क्या पढ़ेंगे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें देखिए काव्य साहित्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। दरबारी संस्कृत के अंग के रूप में काव्य ये हम देख लेंगे, हालांकि इसमें कालिदास के काव्य का भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और रचित साहित्य कौन कौन से हैं, जैसे हर्ष रचित, बुद्ध रचित और रामचरित, इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, राइट। और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, अलंकृत साहित्य कृतियों के रूप में काव्य और रचित एक ऐतिहासिक परिवर्तन के संकेत के रूप में काव्यों और रचितों की भाषा में बदलाव। तो चलिए इसको देखते चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट होगा उसे हम यहाँ पर लेते चलेंगे, ठीक है, राइट। देखिए अब ये काव्य साहित्य, आखिर काव्य साहित्य है क्या, ठीक है। तो देखिए जो हमारे धर्म शास्त्र हैं उसमें लिखा जा चुका है कि पहली 6 शताब्दी सीई के प्रारंभिक शताब्दियों में उन्हें अंतिम आकार दिया जा रहा था, किसे, काव्य साहित्य को। जैसे पर्णी का अष्टाध्यायी लगभग 500 से 400 बीसीई और पर्णी के अष्टाध्यायी पर पतंजल का टीका यानी समीक्षा, ठीक है।
और महाभाष्य दूसरी तीसरी शताब्दी जैसे व्याकरण संबंधी निबंधों ने संस्कृत साहित्य के विकास और फलने फूलने की नींव रखी थी। तो संस्कृत साहित्य का जो विकास हुआ वो किस तरह से हुआ, किसके माध्यम से हुआ, तो ये पहली शताब्दी के अंतिम में हुआ। और पर्णी का जो अष्टाध्यायी है, ठीक है, पर्णी के अष्टाध्यायी पर पतंजल का टीका और महाभाष्य जो है, जो दूसरी से तीसरी शताब्दी के मध्य आया था, ये व्याकरण संबंधी निबंध के ने जो व्याकरण संबंधी निबंध थे वो इसमें लिखे गए थे। और इन निबंधों ने संस्कृत साहित्य के विकास को और ज्यादा आगे बढ़ाया। तो इस काल के दौरान रचनात्मक साहित्यिक राजाओं और उत्साहित राजाओं और उनके दरबारों के संरक्षण में फला फूला, ठीक है ना। तो रचनात्मक साहित्य जो था, जो लिखी गई चीजें थी, ये किस राजाओं के दरबारों के संरक्षण में थी, ठीक है। तो गुप्त काल से काव्य परंपरा की एक पहचान बन गई। तो काव्य परंपरा की पहचान कब बनी थी? गुप्त काल से बनी थी। और BHIC 132 यानी समान द्वितीय आप भी HIC यदि आपने 132 पढ़ा है तो उसमें आपका जो यूनिट 15 है उसमें गुप्त काल में साहित्यिक गतिविधि के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से उस समय की संस्कृत साहित्य के विकास, परिष्करण, संस्कृत ग्रंथों के लेखन पर चर्चा की गई थी, ठीक है। तो काव्य और रचित लेखन जो था इस समय बहुतायत लिखे गए थे। किस काल में? गुप्त काल में, ठीक है। तो गुप्त काल से योग और प्रतिष्ठित लेखकों और राज्यों के दरबारी कवियों ने नाटकों और कविताओं की रचना शुरू की। नाटकों और कविताओं की रचना किस काल में शुरू हुई थी? तो गुप्त काल से शुरू हुई थी, जो योग और प्रतिष्ठित लेखक निकलकर सामने आए थे, ठीक है, ओके। तो 2002 में यहाँ पे है कि इस थापर ने लिखा कि इस वृत्तांत का अवलोकन प्रदान करते हुए थापर कहती हैं कि संस्कृत में कविता और गद्य बड़े पैमाने पर राज दरबार, कुलीन, अभिजात वर्ग, शहरी अमीरों जैसे मंडलों से जुड़े साहित्य थे। तो संस्कृत में उस वक्त कविता जो लिखी गई किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। तो कविता और जो गद्य लिखे जाते थे वो राज दरबार तक, कुलीन, अभिजात वर्ग जो ऊंचे जात के वर्ग होते थे, जो राजतंत्र से जुड़े हुए लोग होते थे, और जो शहरी अमीर लोग हुआ करते थे, इन लोगों के लिए लिखी जाती थी और इनकी पहुंच इन लोगों तक ही सीमित थी, ठीक है। तो इन रचनाओं की नगरीयता को कई इतिहासकारों ने भी देखा है। और जो ये साहित्य लेखन का काम किया गया था, इसकी विषय और शैली जो है वो शहरी पृष्ठभूमि पर थी, ठीक है ना। तो इन ग्रंथों में तक्षशिला, मथुरा, महास्थान, नागा अर्जुन कोंडा और कावेरी पट्टनम आदि नगरों के संदर्भ में एक नगरी जीवन स्पष्ट मिलता है। तो इन ग्रंथों में नगरी जीवन भी देखने को मिलता है, और जो नगरी जीवन देखने को मिलता है वो कावेरी पट्टन, नागार्जुन कोंडा, महास्थान, मथुरा, तक्षशिला आदि देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये काव्य साहित्य हो गया। चरित्र साहित्य, चरित्र साहित्य के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? तो चरित्र साहित्य के अंतर्गत हम अश्वघोष के बुद्ध चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चरित्र साहित्य में अश्वघोष के बुद्ध चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उन्होंने ब्रज सूची नामक एक बौद्ध कविता भी लिखी थी, जिसमें ब्राह्मण और उनकी सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की गई थी, ठीक है। रचित साहित्य में अश्वघोष, तो रचित साहित्य की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी, जो बुद्ध चरित्र को लेकर के लिखा था, बुद्ध के चरित्र के बारे में लिखा था। और इसमें ब्राह्मण की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो डोक ढकों से उस समय के थे, उनके बारे में आलोचना की गई थी। तो इस युग से संबंधित रचनात्मक साहित्य का बड़ा हिस्सा बाद की अवधि में नाटक, कला, कविता और साहित्यिक सिद्धांत शोध अध्ययन का स्रोत बन गया था। और कालिदास के प्रभावशाली योगदान के बाद संस्कृत में रचनात्मक साहित्य को शानदार यहाँ पे विकास मिला, ठीक है ना। तो कालिदास जो है जब से आए उसके बाद से संस्कृत में जो साहित्य की रचना है वो की जाने लगी थी, ठीक है, ओके। तो काव्य साहित्य हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ चीजें। तो काव्यात्मक और जो गद्य कथाएं लिखी गई थी, ठीक है ना, यानी कि रोमांटिक कथाएं, गद्य में काव्यात्मक और जो रोमांटिक कथाएं लिखी गई थी, प्रेम प्रसंग जो लिखे गए थे, ठीक है ना, अक्सर महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं या परिचित आख्यानों के विषय वस्तुओं पर आधारित होती थी। तो जो महाकाव्य लिखे गए हैं, जो पौराणिक कथाएं थी, जो पुराने टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना, इनके विषय को लेकर के काव्यात्मक और गद्य कथाएं लिखी गई थी, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे और देख लेते, क्योंकि आप अभी काव्यात्मक काव्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट, ओके। अधिकांश नाटक प्रेम प्रसंग युक्त हास्य प्रधान नाटक थे।
तो जो नाटक उस समय लिखे गए थे वो प्रेम प्रसंग युक्त और हास्य यानी हंसाने वाले थे। दुखद कहानियां कम थी, शायद इसलिए कि रंगमंच का उद्देश्य मनोरंजन था, ठीक है ना। तो उसका उद्देश्य, लिखने का मेन जो उद्देश्य था वो मनोरंजन करना होता था। और नाटक का शूद्रक जो शाही वंशज के थे ने प्रसिद्ध मृक्ष कटिका यानी चिकनी मिट्टी की छोटी गाड़ी लिखी थी। मृक्ष कटिका, ठीक है ना, यानी चिकनी मिट्टी की छोटी गाड़ी। और उसकी मूल कहानी गरीब ब्राह्मण परिवार चारुदत्त और एक सुंदर सुसंस्कृत निपुण और संपन्न वेश्या वसंत सेना के बीच प्रेम के बारे में थी। क्योंकि पहले ये चीजें होती थी, राजवंश था और उस टाइम पे वेश्याओं लोगों का बहुत ज्यादा होता था, लोग मनोरंजन के लिए वहां पे जाया करते थे। इसलिए एक प्रेम प्रसंग कहानी चारुदत्त और सुंदर एक वेश्या के बीच जो प्रेम पनपा था उसको लेकर के मृक्ष कटिका लिखी गई थी, ठीक है। और इसे प्राचीन भारतीय नाटक की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों में से सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि रंगमंच हुआ करता था, माना जाता। और शहरी तरीकों और जीवन का वर्णन करती है। तो मृक्ष कटिका में शहरी तरीके और किस तरह के शहर के लोग जीवन यापन करते थे उसके बारे में भी लिखा गया है। तो कवि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक अपने नाटक में मार्यो द्वारा नंदों के शासन के अंत को वर्णित करते हुए अतीत की राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डाला था, ठीक है। जो अब यहाँ पर दूसरे एक लेखक आ गए, विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक एक नाटक किया था, लिखा था, और जिसमें जो नंद शासन हुआ करता था उसके अंत को बताया कि नंद शासन का अंत किस तरह से हुआ, और उसके साथ साथ में नंद शासन की राजनीतिक घटनाएं थी उस पर भी उन्होंने, उस चीज को भी उन्होंने लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता को आने का उल्लेख करता है, साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का फिर किस तरह सत्ता में आया, किस तरह से शासन स्थापित हुआ, इसके बारे में भी बताया जाता है मुद्रा राक्षस में। और ये मौर्य काल के कई शताब्दियों बाद लिखा गया। तो इतिहासकार इस ग्रंथ के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के साथ उनके जुड़ाव के बारे में भी जानकारी मिल जाती है मुद्रा राक्षस नामक से जो लेख लिखा गया था, ठीक है ना, ग्रंथ लिखा गया था उससे। और यहाँ पे थापर बताती है कि जब चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा तो वह तब एक युवा व्यक्ति था, और मतलब कम उम्र का व्यक्ति था, और माना जाता है कि ब्राह्मण कौटिल्य से चाणक्य के नाम से भी जानते हैं आश्रित में था, ठीक है ना, पालन पोषण उन्हीं का वो करते थे, उन्हीं के अंडर में था, जो सिंहासन प्राप्त करने और उसे बनाए रखने दोनों में चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन और संरक्षक था। तो ये सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पे राजा बना, सिंहासन पे बहुत लंबे समय तक रहा। मेन कारण था चाणक्य का, क्योंकि चाणक्य को संरक्षण प्राप्त था, मार्गदर्शन भी चाणक्य ही दिया करते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो एक कहानियों की एक श्रृंखला द्वारा सुझाया गया था, ठीक है ना। और विशेषकर बौद्ध और जैन ग्रंथों से नाटक मुद्रा राक्षस कहा द्वारा भी जो चंद्रगुप्त के सत्तांश के उदय से सत्ता में आने से संबंधित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इतना आप पढ़ लेंगे। और यदि काव्य के बारे में लिखने के लिए आता है, ठीक है ना, या काव्य के बारे में, ऐतिहासिक चीजें काव्य साहित्य के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। पंचतंत्र की कहानियां भी लिखी गई थी। एक युवा राजकुमार को दुनिया के तौर तरीकों से अवगत कराने के हिसाब से लिखी गई कहानी पंचतंत्र थी। बाद में उन्हें विभिन्न संस्करणों में भी लिखा गया था, अनुवाद किया गया था, ठीक है ना। और पश्चिम में भी पंचतंत्र की कहानियां पहुंच गई थी, अनुवाद करके पहुंचाया गया था। और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में यूनानी भूमि के बीच समुद्री व्यापार के माध्यम से भी सांस्कृतिक क्रियाओं का और विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था, ठीक है ना। तो भारतीय लोक कथाएं जो थी, दंत कथाएं जो थी, वो पश्चिम पहुंची और पंचतंत्र जैसे संग्रहों के बाद में पड़ोसी भाषाओं में अनुवाद किया गया था, ठीक है ना। ओके, यूरोपीय साहित्य में विभिन्न रूपों में भी पंचतंत्र को देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर क्या देख लेते हैं, तो ये काव्य का हो गया। काव्य साहित्य के बारे में यदि क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से यहाँ पे लिख सकते। काव्यों में कामुकता मुझे ये नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। काव्य का मतलब है कि गीतात्मक कविता, कविता लिखना और कविता में एक कामुक कविता लिखना, ठीक है ना। यानी कि भर्तृहरि की एक श्रृंखला थी जो कामुक कविताओं में जानी जाती थी, और कामुक कविता में धार्मिक विषय भी शामिल था, ठीक है ना। ओके, चलिए इसे हम छोड़ देते। कामुक का मतलब होता है प्रेम से संबंधित, जैसे कृष्ण के प्रेम और उसकी रास लीला, राधा और सखियों के साथ कृष्ण का नृत्य, सभी चीजें इसके अंतर्गत लिखे गए थे, ठीक है। तो कामुक का मतलब इसको छोड़ देते हैं, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। कालिदास के काव्य हम ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, राइट, ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। देखिए, महानतम और सबसे असाधारण संस्कृत कवि नाटककार जिन्होंने संस्कृत साहित्य को जबरदस्ती गति दी वह कालिदास। संस्कृत को आगे बढ़ाया, संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाया
और ये जो काम किया वो महानतम और असाधारण संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास थे, और उनके योगदान ने संस्कृत भाषा की प्रतिष्ठा को, मान को बहुत आगे बढ़ाया, और उनके लिखित रत्नों ने बाद में रचित कई काव्यों के लेखन को प्रभावित किया। तो उनके द्वारा जितने भी रत्न लिखे गए थे आगे आने वाले काव्यों के लेखन को भी प्रभावित किया था। और 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध पहले और 5वीं शताब्दी के बाद के पूर्वार्ध, बाद और 4वीं शताब्दी के बाद और 5वीं शताब्दी के पहले गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में एक थे। कौन? कालिदास। ठीक है। और उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम जैसे नाटक, और रघुवंशम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम और मेघदूतम जैसी काव्य रचनाएं लिखी। तो याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विषयम जैसे नाटक, और रघुवंशम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूतम से इनकी काव्य रचनाएं थी। ठीक है, काव्य थी जो नायक साहित्य मानकों को दर्शाते थे, यानी नायक प्रधान थी। और इस चमत्कारिक कृतियां मौखिक और छंद पूर्ण प्रवीणता में बेजोड़ थे। इसमें छंद का भी प्रयोग किया गया था, और कहा जाता था कि विद्या की विभिन्न शाखाओं से परिचित थे। तो उन्होंने संपूर्ण वैदिक कोश, योग और सांख्य जैसे दार्शनिक प्रणालियों के साथ साथ चित्रकला और संगीत जैसी ललित कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया था कालिदास ने। याद कर लीजिएगा, हो सकता है कालिदास का जो है काव्य आ जाए। एक और शकुंतला की कहानी और शकुंतला के प्रेमी राजा दुष्यंत का। ठीक है ना। तो शकुंतला और राजा दुष्यंत के अंतिम पुनर्मिलन उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी। ठीक है, शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी लिखी थी, प्रेम कहानी, और उनका जब अंतिम पुनर्मिलन हुआ था उसको सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है, और जो प्राचीन भारतीय साहित्य और मंच कला की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो दूसरी ओर मेघदूतम को संस्कृत में लिखी गई अब तक की सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छी कविता के रूप में माना जाता है। ठीक है। और एक दीर्घ गीतात्मक कविता है, लंबी गीतात्मक कविता है जो भौतिक परिदृश्य और प्राकृतिक छटा को मानवीय भावनाओं के साथ जोड़ती है। तो कुछ इनके जो काव्य हैं और साहित्य है वो याद कर लीजिए। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसको विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ 100 साहित्यिक रचनाओं में से एक माना जाता है, और यह यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली शुरुआती भारतीय साहित्यिक कृतियों में से एक थी। तो अभिज्ञान शकुंतलम को विश्व में 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यों में से एक माना जाता है, और सबसे खासियत इसकी ये थी कि यह यूरोपीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया था, और यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद होने वाली ये पहली भारतीय साहित्यिक कृति थी। ठीक है। और दूसरी भगवत गीता थी। तो समय के साथ इसका अनुवाद विश्व की सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में किया जाने लगा था। थापर का मानना था कि इसे साहित्यिक आलोचकों द्वारा संस्कृत नाटक में एक मिसाल के रूप में माना जाता था। ठीक है, राइट, क्योंकि संस्कृत में लिखी गई थी। मेघदूतम की रचना 100 से अधिक छंदों में गीतात्मक रूप में की गई थी। तो मेघदूतम की रचना गीतात्मक रूप में की गई थी, 100 से अधिक छंद इसमें लिखे गए थे, और इस साहित्यिक चमत्कार में अपने प्रेम और दाम्पत्य भक्ति और अपनी प्यारी पत्नी से अलग होने की पीड़ा को व्यक्त करता है मेघदूतम। और ये मानवीय भावनाएं होती हैं, और उसमें अलंकार से मानवीय भावनाओं को अलंकार से सुशोभित किया गया था, सजाया गया है। तो कालिदास द्वारा प्रयुक्त उपमाएं पाठकों श्रोताओं को उनकी कल्पना, विविधता और उपयुक्तता के आधार पर आकर्षित करती है। तो कालिदास द्वारा प्रयुक्त जो उपमाएं हैं पाठकों एवं श्रोताओं को अपनी ओर खींचती हैं। ठीक है, राइट। और रघुवंशम उन्होंने राम की चौतरफा जीत का गुणगान किया है, और वे अप्रत्यक्ष रूप से कुछ गुप्त शासकों और उनकी उपलब्धियों की ओर भी इशारा करते हैं। कुमार संभव शिव और पार्वती के प्रेम मिलाप का है, जो उनके पुत्र कार्तिकेय, स्कंद और मुर्गन के जन्म के बारे में एक कहानी बताता है। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। ठीक है ना, राइट। और ये साहित्यिक कृति श्रृंगार, सजावट और अलंकरण के तत्वों से भरी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो कालिदास के काव्य हैं, कौन कौन से काव्य हैं लिख लीजिए कॉपी में, और थोड़े थोड़े उनके बारे में लिख लीजिए जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, राइट, ओके। मालविका अग्निमित्रम अन्य बातों के अलावा नाट्य की पूरी परिभाषा और कुशल नर्तक की विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। नर्तकी के बारे में यहाँ पे बताया गया। कालिदास का चित्रण निहाल दवे अनखड़े। ठीक है ना। ये चलिए, राजाओं द्वारा काव्य हम नहीं देखेंगे, कालिदास हमने देख लिया है। ठीक है, राइट, ओके। राजाओं द्वारा काव्य क्या होता था? देखिए, राजाओं द्वारा काव्य में आप यही कह सकते हैं कि राजा के दरबार में कवियों को आश्रय दिया जाता था। ठीक है, उन्हें रखा जाता था, और यहाँ पर कुछ राजा ऐसे थे जो खुद भी काव्य की रचना करते थे। तो एक सक्षम राजा और प्रशासक होने के अलावा हर्ष को 3 नाटकों
के लेखक होने का श्रेय दिया जाता है कि हर्ष जो राजा था उसने खुद 3 नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक है ना। और इनमें से 2 शास्त्रीय संस्कृत में परिहास युक्त रचनाएं, मजाक उड़ाते हुए रचनाएं हैं, और जबकि तीसरा नागानंद जो है बौद्ध विचार से प्रभावित एक चिंतनशील विषय पर लिखी गई रचना है, ठीक है। तो इतिहासकारों के बीच में कुछ अनिश्चितता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी और ने लिखा है। अब यहाँ पर राजाओं के काव्य का मतलब उनके दरबार में जितने भी दरबारी होते थे, जिन जिन लोगों ने जो कुछ भी लिखा, तो जैसे उनके दरबारी में कवि बाण भट्ट भी आते हैं, ठीक है ना, तो असाधारण काव्य कौशल के लिए जाने जाते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है, ठीक है। और साहित्यिक दिग्गज के रूप में भी उनकी प्रशंसा की जाती है। तो मध्ययुगीन विद्वानों ने उपरोक्त ग्रंथों से उनके लेखक होने पर संदेह व्यक्त किया। तो उनको लगता था कि कवि बाण भट्ट जो है उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं और इसका श्रेय हर्ष को दे दिया जाता है। जनरली पहले ये होता था। और जैसे हमें पता है पहले के टाइम में हुआ करता था कि जो राजा लोग होते थे, संरक्षक होते थे, उनके स्तुति का गान किया जाता था, उनका बखान, उनका वर्णन, उनका महिमा मंडन किया जाता था, ठीक है ना। और उसके एवज में उनको दान और वगैरह सब मिला करते थे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे राजा के काव्य के बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया, आप इसे देख लीजिए, ठीक है। महेंद्र बर्मन भी है, अभी हमने हर्ष के बारे में देखा, महेंद्र बर्मन भी है जो उत्तर पल्लव राज से संबंधित थे, ठीक है ना, राइट। उन्होंने भी कुछ यहाँ पर काव्य वगैरह लिखे हैं, तो उनके बारे में भी देख लीजिए। बस यही आपको बताना, और ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। प्रायद्वीपी भारत के काव्य, मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, प्रायद्वीपी भारत की दक्षिण के, ठीक है, राइट, ओके। कालिदास का जरूर देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है। बाद के काव्य कौन कौन से थे, तो संगम के बाद के युग में हमें प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय राजाओं के काव्य मुख्य 2 भाषाओं में मिले हैं, एक तमिल एक कन्नड़ मिले हैं, दक्षिण की तरफ के काव्य, ठीक है, राइट, ओके। चलिए अब क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो 8 पूछे जाएंगे, 8 में से 5 आपको करने हैं। चरित साहित्य क्या है, चरित साहित्य देख लेते, इसमें कालिदास का और काव्य कालिदास और चरित साहित्य आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना, ओके। अब चरित साहित्य क्या होता है, देखिए एक्चुअली क्या है कि जो पूरा लेख लिखे जाते थे, पूरा लेख के साथ साथ में राजाओं के संरक्षण में दरबारी कवियों या लेखकों द्वारा रचित चरिताएं यानी राजाओं की आत्मकथाएं या स्तुतियां भी पाते हैं। यानी कि पहले के टाइम में क्या होता था कि राजा लोग जो हैं अपने लेख तो लिखाया ही करते थे, अपने वंशज के बारे में भी लिखाया करते थे, लेखन काम कराते थे, लेकिन इसके साथ साथ में जो उनके दरबारी कवि लेखक हुआ करते थे, क्योंकि उनको राजाओं के माध्यम से संरक्षण प्राप्त होता था, जीविकोपार्जन उनको इसी से चलता था, तो वो रचित चरिताएं चरिताएं या चरित का मतलब होता है कि राजाओं की आत्मकथाएं या स्तुतियां, जो राजा की आत्मकथा है उसके बारे में लिखना या फिर उनका बखान करना, बड़ान करना, ठीक है ना, उनके बारे में लिखना, बढ़ा चढ़ा के लिखना, ये काम किया जाता था, जिसे चरिताएं कहा जाता है, ठीक है, राइट, ओके। जैसे बाण भट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित में राजा हर्ष के सिंहासन पर बैठने का वर्णन है और जिसके कारण सिंहासन हड़पने और ज्येष्ठ अधिकार की पवित्रता को चुनौती दी गई थी, ठीक है। विक्रमांक देव चरित यानी ये जो है कल्याण के चालुक्य शासन विक्रमादित्य 6 का है, 11वीं सदी के अंत से लेकर के 12वीं सदी की शुरुआत तक की जीवनी इसमें लिखी गई है, जो बिल्हड़ द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो स्वयं भगवान शिव ने अपने बड़े भाई से उनकी राजगद्दी छीनने और उनकी जगह लेने का निर्देश मार्गदर्शन क्यों दिया था, ठीक है ना, ये यहाँ पर शिव भगवान ने तो यहाँ पर बताया गया है। तो ये चरित्र साहित्य हैं जो राजाओं के संरक्षण में लेखकों द्वारा लिखे गए थे, ठीक है, ओके। तो कुछ चरित्रों और अभिलेखों में राजा को विष्णु या शिव के अवतार के रूप में भी दिखाया गया है, क्योंकि उनसे लिखवाया जाता था या स्वयं भगवान द्वारा निर्देशित दिए जाने का, कि भगवान ने उनको निर्देश दिया और उन्होंने काम किया। तो सही मायनों में राजशाही को वैध बनाने का एक नया तरीका माना जाता है और इस तरह के इतिवृत्त में शिलालेखों के प्रशस्त प्रारूप देखने को मिलते हैं। अब जब यहाँ पे राजाओं और राजवंशों के क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे चीजें लिखी जाती है, तो उनकी वंशावलियां हैं वो भी आती हैं, वंशावलियों से ऐतिहासिक स्रोत भी प्राप्त किए जाते हैं,
क्योंकि उनका ध्यान किसी राजा, राजवंश, क्षेत्र, इतिहास या ऐतिहासिक विवरण पर केंद्रित होता है। किसी एक राजा का जो मेन क्षेत्र होता है, उस राजा का जो इतिहास होता है, उसी के बारे में ही लिखा जाता है। तो कल्हड़ द्वारा रचित कश्मीर का इतिहास यानी रजत रंगनी जो है, इस संबंध में एक अद्वितीय और असामान्य स्रोत प्राप्त होता है, जो कि अतीत की ऐतिहासिक घटनाओं का विश्वसनीय वर्णन मिलता है, जो साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है, राइट, ओके। ये चरित आपका हो गया, तो ये चरित साहित्य हो गया, ठीक है ना, ओके। और 12वीं से 13वीं शताब्दी में भी गुजरात के कुछ व्यापारियों पर भी चरित्र लिखे गए थे। ठीक है, दक्षिण भारत से एक जीवन संबंधी ग्रंथ मिला है। तो बहुत सारे ऐसे चरित्र है जो लिखे गए। 100% राजा लोग अपना चरित्र का मतलब चरित्र लिखवाना, जीवन के बारे में लिखवाना, ठीक है ना। और जो लिखे भी गए होंगे तो लुप्त हो गए होंगे कि बहुत पुरानी बातें हैं, जो मिल गए वो नजर में आ गए। हर्ष चरित्र यानी हर्ष का जीवन, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा हम पहले बता ही चुके हैं। ठीक है, राइट, तो हर्ष चरित्र यहाँ पर नहीं लेंगे। बुद्ध चरित्र भी देख लीजिएगा। अश्वमेध ने बुद्ध के जीवन पर बुद्ध चरित्र नामक एक विस्तृत कविता लिखी। यह ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ और कहा जाता है कि ऐतिहासिक जीवनियों के उदय में इसका महत्व माना जाता है, जिसमें जूनागढ़ शिलालेख, जिसके बारे में अगली इकाई में हम पढ़ेंगे, तो उसमें छोड़ देते हैं। ठीक है ना, राइट। चलिए, फिर रामचरित यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज आपका कालिदास और चरित साहित्य ही है। ओके, तो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक परिवर्तन के संकेतक के रूप में काव्य और चरित्रों की भाषा में बदलाव। अच्छा, ये ऐतिहासिक परिवर्तन के संकेतक के रूप में काव्य और चरित्रों की भाषा में बदलाव। देखिए, जनरली उस समय के जो साहित्य थे वो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, ठीक है ना। जितने भी साहित्य लिखे गए हैं जनरली वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और क्योंकि जो संस्कृत भाषा थी वो बौद्धिक और अभिजात वर्ग की बोली जाने वाली भाषा थी, ठीक है ना। और उस काल के संस्कृत के नाटक थे, उनकी एक विशेषता हुआ करती थी, क्योंकि वो उच्च और निम्न वर्ग के लोगों को एक ही भाषा बोलने के रूप में नहीं दिखाया जाता था। मतलब उस टाइम में उच्च और निम्न वर्ग के लोगों की भाषा अलग अलग थी। उच्च वर्ग के जो लोग थे उनकी भाषा संस्कृत हुआ करती थी, और जो निम्न या अस्पष्ट सामाजिक स्थिति वाले होते थे, शूद्र हो गए, महिलाएं हो गए, वो प्राकृत बोली बोला करते थे, ठीक है ना, राइट। तो इस प्रकार सामाजिक स्थिति लिंग निर्धारित किया गया था और भाषा के साथ जोड़ा गया था। तो जो उच्च घराना हो गया, अभिजात वर्ग हो गया, वो लोग संस्कृत बोला करते थे, और जो उससे नीचे के लोग आते थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, इससे पता चल जाता था कि संस्कृत बोलने वाला अभिजात वर्ग उच्च घराने से है, ठीक है ना, ओके। तो अपने अधिक लोकप्रिय रूपों में संस्कृत में स्थानीय प्राकृत के तत्व को शामिल किया जाता था, ठीक है। और प्राकृत के लेखन में पुरानी परंपरा में लिखी गई प्रमुख पाठ रचनाओं में शामिल है। तो ये पाठ रचनाएं कुछ है जो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, ओके। चलिए, इतना थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बता दे कि क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकें। प्राकृत संस्कृत की तुलना में लोकप्रिय भाषण से अधिक निकटता से जुड़ी होने के कारण दरबारी वर्ग के बाहर थी और प्रोत्साहन भी प्रचारित की गई थी। यानी जो प्राकृत भाषा थी वो संस्कृत की तुलना में अधिक लोकप्रिय थी, ठीक है। और लेकिन ये दरबारी वर्ग के बाहर थी, क्योंकि ये आम लोगों की रचना, आम लोगों की भाषाएं थी, ठीक है ना। जैसे विमल सूरी ने पौचरियम की रचना की, और ये भगवान राम की कहानी का जैन संस्करण है, लेकिन बिल्कुल जस्ट अपोजिट इसमें पौचरियम में बताया गया, जो पिछली यूनिट में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और यह ग्रंथ न केवल वाल्मीकि के विचारों से भिन्न विचारों को प्रस्तुत करता है, बल्कि इसमें रामायण महाकाव्य के लोकप्रिय साहित्य के रूप में उसके प्रयोजन को दोहराने और बढ़ाने के लिए भी स्मरणीय है। तो इसमें रावण को बहुत अच्छा माना गया, 10 मुख वाला नहीं माना गया, मांस न खाने वाला माना गया, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है, ठीक है ना, राइट। भगवान राम की कहानी के प्रसंगों को भी बताना यहाँ पे जरूरी था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि ऐतिहासिक परिवर्तन के संकेतक के रूप में चरित्रों की भाषा में बदलाव। तो बस दो आप इसमें टॉपिक ले लीजिएगा, एक संस्कृत भाषा और दूसरा भाषा जो था वो था प्राकृत भाषा। तो संस्कृत भाषा जो थी वो प्रमुख भाषा थी, शाही दरबार की, अभिजात वर्ग लोगों की थी, और अन्य स्थानों पर स्थानीय भाषा शैली यानी प्राकृत भाषा बोली जाती थी, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, तो मुझे लगता है सारांश आ गया। ये जो यूनिट है ये फिनिश्ड हो गई है आपकी, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, एक क्वेश्चन ही इसमें पूछ सकता है। एक क्वेश्चन या तो आपका कालिदास से या काव्य से या चरित साहित्य से पूछ सकता है, ठीक है, ओके।
हेरोडोटस इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है, हेरोडोटस को। और ये प्राचीन काल में एक यूनानी इतिहासकार थे जो भारतीय उपमहाद्वीप के चित्त आकर्षक और काल्पनिक छवि को चित्रित किया था, ठीक है, और जिसके बारे में उसने सिकंदर के यहाँ आक्रमण करने के लिए लुभाया था हेरोडोटस ने, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आपका अभिलेख एवं प्रशस्तियां, अभिलेख एवं प्रशस्तियां। तो इसको हम देख लेते हैं, एक में ही ले लें। अभिलेख इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख से क्वेश्चन आ सकता है, और प्राचीन भारत के कुछ अभिलेख के प्रकार। तो अभिलेख क्या है, अभिलेख के प्रकार क्या, कितने तरह का होता है, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हम देख लेंगे, ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए देख लेते हैं, इसको भी इसी वीडियो में ले लेते हैं, ठीक है। तो अभिलेख का मतलब होता है कुछ ऐसे लेख जो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं, जो हमें साक्ष्य देते हैं, साक्ष्य के तौर पे हम उनका यूज करते हैं और हमें पता चलता है कि उस टाइम में क्या कैसी चीजें थी। तो आसान शब्दों में कहें तो ठोस सतह, उदाहरण के लिए मोहरे, तामपत्र, मंदिर की दीवारें, धातुएं, लकड़ी के पट्ट, कब्र के स्मारक का पत्थर, खंभों, चट्टान की सतह, ईंटों, मूर्तियों आदि पर कोई भी लेखन अभिलेख कहलाता है, ठीक है ना, राइट। तो जनरली हम देखते हैं कि कभी कभी आप किसी टूरिस्ट प्लेस में जाइए, आप फतेहपुर सीकरी वगैरह में जाइए, तो कुछ ऐसे पत्थर के शिलालेख देखने को, शिलालेख उसको बोलते हैं, शिला यानी पत्थर पे लिखे हुए चीज। तो जब पत्थर पे लिखी हुई चीज होगी तो शिलालेख होगा। लेकिन कोई चीज यदि चाहे वो मोहर पे हो, पहले के जो मोहरे हुआ करती थी, मंदिर की दीवारें हो, धातुएं हैं, लकड़ी के पट्ट हो, कब्र के स्थान हो, खंबे हो, चट्टान की सतह हो, मूर्तियां हो, ईंट हो, इन पर कोई भी लेखन कार्य किया गया हो वो अभिलेख कहलाता है। तो यह एक पाठ्य लेख होता है जो साहित्यिक शैली के साक्ष्य के काफी करीब होता है और एक पुरातात्विक कलाकृति भी होती है, ठीक है, यानी कि उसमें हमारे पुराने साहित्य के बारे में हमें पता चलता है किस तरह से था, क्या था। जनरली जैसे बौद्ध धर्म के बारे में अशोक ने बहुत सारे अभिलेख जो है लिखवाए थे, तो उस अभिलेख यदि वो हमको आज मिल जाए, शिलालेख करवाए थे, अभिलेख भी करवाए थे, तो हमें पता चल जाएगा कुछ समय बौद्ध धर्म क्या कैसा था, अशोक ने क्या क्या काम किए थे, ठीक है, राइट। तो अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण, प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोतों में से एक होता है, ठीक है, ओके। तो रोमिला थापर है, वो कहती हैं, ये इतिहासकार हैं, वो बताती हैं कि प्रारंभिक अभिलेख ऐतिहासिक जानकारी के अंश होते हैं और यह भी तरीका है जिसमें उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, परंतु अभिलेख विभिन्न तरीकों से व्यक्त की गई ऐतिहासिक चेतना के प्रति कुछ संवेदनशील धारण करते हैं। तो अभिलेख, प्रारंभिक अभिलेख ऐतिहासिक जानकारी के अंश होते हैं, ठीक है, ओके। तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र के नाम से जाना जाता है, पुरा लेख शास्त्र। और अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि, उनकी बनावट का अध्ययन पूरा लिपि शास्त्र कहलाता है, ठीक है, राइट। यानी अब अभिलेख में लिखा हुआ है तो लिखी हुई चीजें हिंदी में तो नहीं होंगी। उस समय जिस टाइम में अभिलेख लिखा गया उस समय की भाषा क्या थी, पाली रही होगी, संस्कृत रही होगी, हिंदी रही होगी, साउथ में लिखा गया तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी भाषा उस वक्त की रही होगी उसी भाषा में वो लेख लिखे गए। तो उस लिपि को जानने के लिए कि ये कौन सी लिपि है, इसके लिए पूरा लिपि शास्त्र से पता लगाया जाता है, ठीक है। तो अभिलेख साहित्यिक पाठ से भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर एक बार उत्तीर्ण होने के बाद इसमें साहित्यिक पाठ स्रोतों की तरह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यानी एक बार अगर कोई चीज, जैसे बुक में एक बार कोई चीज लिख दी जाती है, छप जाती है, उसमें परिवर्तन हो सकता है शायद, क्योंकि आगे चल के उसको मिटा के दूसरा बुक, नया न्यू एडिशन जिसको बोलते हैं, लाया जा सकता है। लेकिन अभिलेख में ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार उत्तीर्ण हो गया, एक बार उसमें चीजें लिख दी गई, ठीक है ना, तो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। और क्योंकि ये सरल, सीधी, ठोस होती है और हमें अधिक जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। और ऐसे स्थलों के उदाहरण भी मौजूद है जहाँ पहले से उत्तीर्ण अभिलेखों के स्थल सतह पर ही परिवर्ती अभिलेखों को उत्तीर्ण किया गया, ठीक है। लेकिन अभिलेख में बदलाव नहीं होते हैं और हम उसे वर्तमान में उस रूप में ही देखते हैं जिस रूप में वो तैयार किया जाता है। जो अतीत में उत्तीर्ण किया गया था उसी को हम वर्तमान में देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर भी आप पढ़ सकते हैं, साहित्यिक पाठ और अभिलेख में क्या अंतर है। साहित्यिक पाठ स्रोतों में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभिलेख में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ओके। अब आगे देख लेते हैं। अब जैसे कुछ सामग्रियां जैसे भोजपत्र,
है ना, भुर्ज पत्र, ताड़ पत्र यानी पत्तों पर जो लिखे जाते थे, आज पर लिखे गए ग्रंथों के अक्षर नकल उतारने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि पुरानी पांडुलिपियां समय के साथ भंगुर और नष्ट हो जाती थी। तो जो चीज भोज पत्र, ताड़ पत्र में यानी पत्तों में लिखी जाती थी, सीधी सी बातें, पत्ते सड़ गल जाएंगे, फट जाएंगे, इसलिए उस जो इसको पांडुलिपि बोलते हैं। तो उन चीजों को लिखना जरूरी पड़ जाता था, दूसरी चीजों में लिखना पड़ता था, ठीक है ना, क्योंकि वो नष्ट हो जाती थी। तो नकल करने, व्यवस्थित रूप में मिलाने और पुनर्रचना दोबारा लिखने के दौरान उसमें अंतर्वेशन होता था, यानी कि उसमें कुछ बदलाव होते थे, कुछ परिवर्तन होते थे और कुछ अपने वर्ड भी जोड़ दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन अभिलेख में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पे अंतर देख लीजिए, पाठ साहित्य स्रोत और अभिलेख में क्या अंतर है। मैं इसे इरेज कर देती हूँ और एक बार आपको अंतर बता देती हूँ कि ये जो इतनी चीजें हैं। तो यदि अभिलेख के बारे में आता है तो आपको लिखना ही लिखना है। यदि क्वेश्चन आता है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं और यहाँ पर पाठ साहित्य अभिलेख और अभिलेख में क्या अंतर है बताइए, तो चलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। पहला अंतर यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है, ओके। पहला अंतर होता है कि अभिलेख में एक बार उत्कीर्ण होने के बाद, एक बार छप जाने या लिख देने के बाद ये इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि साहित्यिक पाठ स्रोतों में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, राइट, ओके। यह सरल, सीधी, ठोस और अधिक जानकारी प्रदान करता है। कौन? अभिलेख। अभिलेख सरल, सीधी और ठोस अधिक जानकारी प्रदान करता है, जबकि साहित्यिक पाठ स्रोतों से इतनी जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है, राइट। ये दो हो गए ना, ओके। अभिलेखों में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, जो जैसे अतीत में लिखे थे उसी तरह के हमें वर्तमान रूप में देखने को मिलते हैं, जबकि साहित्यिक पाठ में क्या किया जाता है, बदलाव हो सकता है। ओल्ड एडिशन की जगह नए एडिशन, नए चीजें उसमें छप, क्योंकि प्रिंटेड होते हैं तो उसमें फेरबदल किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, ठीक है, राइट, ओके। मतलब लगभग एक तैयार रूप में होता है अभिलेख, जैसे अतीत में उत्कीर्ण किया गया, लिखा गया, सेम वैसे ही हमें प्रेजेंट टाइम में मिलता है। फिर यहाँ पे चौथा ले लेते हैं। चौथा ये होता है कि जो सामग्रियां होती, नर्म सामग्रियां, यानी जो साहित्यिक पाठ स्रोत होते हैं, जैसे भोजपत्र हो गया, ताड़पत्र हो गया, इन पर लिखे गए ग्रंथ अक्सर क्या करते हैं, लिखे गए ग्रंथ नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए नकल करने की आवश्यकता होती है, उनको दूसरे चीजों में उतारने की, लिखने की आवश्यकता होती है, जिसे पांडुलिपि कहते हैं, समय समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो उन्हें हम क्या करते हैं, फिर से पुनर्रचना करते हैं, फिर से दोबारा उन्हें लिखते हैं, फिर से व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है साहित्यिक सामग्री में, जबकि अभिलेख के मामले में ऐसा नहीं होता है। जो एक बार लिख दिया गया वही लिख दिया गया, वही मान होता है, वही सत्य होता है, और जो 1000 साल पहले लिखा गया अभिलेख आज हमको मिलेगा, वही प्रेजेंट उस टाइम का लिखा गया अभिलेख आज हमें मिलेगा, A to Z वही हम पढ़ेंगे। तो ये चौथा यहाँ पे हो गया, ठीक है, राइट, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 हमने आपको अंतर साहित्यिक सामग्री और अभिलेख में बता दिए, ठीक है ना, ओके। अब जैसे देखते हैं कि इनके सटीक काल का निर्धारण सदैव नहीं होता है, ठीक है ना। किनके सटीक काल का साधारण निर्धारण नहीं होता है, अभिलेख का, ठीक है ना, ओके। ये समकालीन लेखों के तौर पर इन पे संदेह नहीं किया जा सकता है, संदेह से दूर होते हैं। ये 5वां आप ले सकते हैं। 6वां ले सकते हैं कि इनका जो काल निर्धारण है हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी लिपि के अक्षरों की बनावट हमें इनकी मोटे तौर पर काल निर्धारण करने में सक्षम बनाती है। यानी कि जो अभिलेख है इनका हम किस टाइम पे अभिलेख लिखा गया है हम ये तुरंत नहीं बता सकते, लेकिन यदि लिपि जो लिखने की जो भाषा उस वक्त थी, उस लिपि को यदि हम अक्षर की बनावट को देख लें तो हो सकता है कि काल का निर्धारण हम कर लें। तो अब ये ऐतिहासिक रूप में जाना जाता है कि अशोक के बाद ब्राह्मी लिपि को अपनाया गया था और उसे परवर्ती शासकों द्वारा, आगे आने वाले शासकों द्वारा उपयोग में लाया गया था ब्राह्मी लिपि को, ठीक है ना। और प्रत्येक अक्षर में आने वाले सदियों में संशोधन हुए। उस प्रक्रिया के माध्यम से हमसे बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, क्षेत्रीय, स्थानीय भारतीय लिपियों का विकास हुआ था। तो एक ऐतिहासिक घटना के रूप में एक एक अक्षरों के संशोधन ने इस लिपियों को भी किसी विशिष्ट अभिलेख या मोटे तौर पर काल निर्धारण करना लगभग संभव बना दिया। तो अभिलेख का काल निर्धारण
अभिलेख क्या है, अभिलेख साहित्यिक या फिर अभिलेख से क्या समझते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए आप बड़े आराम से ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओके ठीक है। चलिए, भाषा में देखिए परिवर्तन उसी तरह के हुए जिस तरह से हम कह सकते हैं कि आगे का इतिहास चलता है। जैसे पहले जो था पाली ब्राह्मी लिपि थी, फिर धीरे धीरे पाली और संस्कृत थी, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर इसके बाद ब्राह्मी लिपि आई। तो इस तरह से धीरे धीरे में क्या हुआ कि भाषाओं का परिवर्तन होता गया। ठीक है, ओके। ये देखिए, ये अभिलेख है हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत से जानकारी। ये देखिए, अब ये चीजें लिखी हुई क्या चीजें हैं, ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है ना, ओके। तो धोलावीरा कच्छ जिला गुजरात के उत्तरी द्वार पर हड़प्पन लिपि में अभिलेख का लेखा चित्र से धोलावीर सूचना पट्ट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ उस टाइम का था। अभिलेख के प्रकार देख लेते हैं कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो सकता है। तो अभिलेख के प्रकार में पहला देख लेते हैं शासनकर्ता राजाओं के राजकीय आदेश। ठीक है ना, यानी राज शासन, धर्म शासन और अभय शासन। तो शासनकर्ता जो भी राजा उस वक्त शासन करते थे उनके राजकीय आदेश अभिलेख के माध्यम से ही निकाले जाते थे। जैसे ये अभिलेख सत्ता और शक्ति का अधिकार रखने वाले विचार, मतों और घोषणाओं को व्यक्त करते थे, प्रतिबिंबित एवं सूचित करते थे। यानी अभिलेख के माध्यम से जो राजा उस वक्त सत्ता में था और जिसकी शक्ति उसके हाथ में थी वो अपने विचार, मतों एवं घोषणाओं को अभिलेख के माध्यम से व्यक्त करते थे और आमतौर पर सार्वजनिक स्थलों पर ये स्थित होते थे। तो राज्य की प्रजा को संबोधित करते थे, उनसे संबंध बनाए रखते थे, किसके माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से। ठीक है ना, जैसे अशोक के अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं और इसी तरह से सौराष्ट्र का रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक अभिलिखित आदेश जनहित में जारी किए गए कानून की घोषणा भी हो सकता है। ठीक है, तो राजा को कोई सूचना देनी होती थी, कोई घोषणा करनी होती थी तो वो अभिलेख के माध्यम से किया करता था। तो अभिलेख की रचना आमतौर पर उन उत्कीर्णों द्वारा की जाती थी जिन्हें लेखकों द्वारा निर्देशित किया जाता था, जो सीधे शासक द्वारा उसकी राजकीय घोषणा के बारे में बोलकर लिखाया जाता था। राजा बोलता जाता था और जो उत्कीर्णक होते थे, जो लेखक होते थे, जो उत्कीर्ण करते, जो टाँगते थे, जो लिखते थे, वो उसको लिखते जाते थे। ठीक है ना, तो ये हो गया। और मुख्य रूप से शासन से संबंधित कुछ घोषणाएं होती थी। ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा शासनकर्ता राजाओं के राजकीय आदेश भी हमें अभिलेख के माध्यम से पता चलते थे। तो ये अभिलेख ऐसे स्थानों पर, चट्टानों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, परंतु हम इन्हें अखंड स्तंभ पर भी पाते हैं। ठीक है, अशोक के स्तंभों में उनकी आज्ञाओं के साथ उत्कृष्ट रूप से गढ़े गए शीर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अगर अभिलेख का प्रारंभिक भारत की ऐतिहासिक परंपरा से क्वेश्चन आता है तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि अभिलेख में वे विचार और कार्य हुआ करते थे जो अतीत में बहुत प्रचलित होते थे। अब उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आया, क्यों आया। जैसे लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थान की पहचान करने वाला अभिलेख एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरालेख है। यानी कि बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। ये कैसे हमें पता चला, क्योंकि एक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ जो पुरालेख के रूप में जाना जाता है और इससे हमें पता चला। अशोक के अभिलेखों में प्रमुख बृहद शिलालेख एवं स्तंभ अभिलेख सबसे बड़े पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो एक सार्वभौमिक सम्राट है जो सामाजिक नैतिकता, धर्म के नियमों का प्रवचन देता है, बौद्ध धर्म का वह अपनी प्रजा से पालन कराना चाहता है। तो अभिलेख आंशिक रूप से आत्मकथात्मक होते थे, अपने आत्मा की, अपने दिल की बात राजाएं लिखते थे, अपने विचारों गतिविधियों को व्यक्त करते थे अभिलेख के माध्यम से। ठीक है ना, तो यह उसके अभिलेखों के ऐतिहासिक चेतना को प्रदान करता था। तो क्वेश्चन यदि आता है अभिलेख क्या है, अभिलेख के प्रकार क्या है, या भारत के ऐतिहासिक परंपराओं में अभिलेख का क्या महत्व है, तो आप यही लिखेंगे। दूसरा, प्रशस्तियां, विजय शासन, प्रतिष्ठा शासन होता था। अब देखिए दूसरा काम जो है अभिलेख का, ये अभिलेख उनके संरक्षकों और संरक्षकों की उपलब्धियों की सराहना करते थे। ठीक है, यानी जो उनके वंश होते थे और जो उनकी उत्पत्ति होती थी, जो उनके वंशज ने काम किए थे, जो उपलब्धियां हासिल की थी,
उनको अभिलेख के माध्यम से भी लिखाया गया था। तो देवताओं, प्राचीन ऋषियों के साथ साथ छोटी जो वंशावलियां होती थी, ये राज दरबारों में रखे गए आलेख से निर्मित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शक, कुषाण आदि के भी अभिलेख जो है हमें पढ़ने देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन अभिलेख में उन्हें सामाजिक एवं धार्मिक कल्याण से जुड़ा हुआ माना जाता है। यदि इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज नहीं की गई होती तो शक्तिशाली गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त व अज्ञात और भारतीय इतिहास के पृष्ठ गायब रहते, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख से हमें मिला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रशस्ति, विजय शासन और प्रतिष्ठा शासन भी हमें अभिलेखों से पता चलता है। और अधिकांश जो गुप्त अभिलेख में कालक्रम का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, और ये बाद के राजवंशों द्वारा अपनाई गई एक प्रथा बन गई थी कि जितने भी शासक आए थे सभी ने अपने कार्यों का विवरण अभिलेख के माध्यम से दिया था। ठीक है ना, और पूरा उपलब्धि का विवरण जो है उनके अभिलेख में मिलता है। ओके, राइट। प्रशस्तियों की एक अन्य श्रेणियों में राजाओं या उनके अधीनस्थों द्वारा एक बांध, जलाशय, तालाब, कुआं, भोजगृह, विश्राम गृह आदि अन्य धर्म के और पुण्य के कार्य के निर्माण की जानकारी मिलती है। अब प्रशस्तियां भी यहाँ पे देखने को आ जाती है। ठीक है ना, तो जो प्रशस्तियां होती थी, जो प्रशंसा वाले काम होते थे, ठीक है ना, राजाएं जो करते थे, जैसे बांध बनवाना, जलाशय, तालाब है, कुआं है, और लोगों के लिए खाना खाने के लिए, विश्राम करने आदि के लिए, धर्म से संबंधित मंदिर, मस्जिद वगैरह बनवाना, ये सभी काम जो होते थे, इनकी जानकारी भी हमें मिलती है। ठीक है, जैसे रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख, जिसके बारे में बाद में हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसमें प्रशस्तियों के बारे में एक सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है ना, जूनागढ़ का जो अभिलेख है, तो प्रशस्तियों के बारे में भी हमें अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, और इसके अलावा हम अभिलेखों के अन्य विविध प्रकार भी पाते हैं, जैसे नाम का उत्कीर्ण, छोटे उत्कीर्ण, अधार्मिक सूत्र, मंत्र, मुहावरे। फिर अभिलेखों में आम जनों की भी आवाज हो सकती है, जैसे यहाँ पर आम जनों की आवाज का मतलब लोगों की आवाज। ठीक है ना, जैसे ब्राह्मण वगैरह लोग होते थे जो पूजा पाठ, धार्मिक प्रतिष्ठान वगैरह का काम करवाते थे, भिक्षुणु होते थे, गृहस्थ लोग होते थे। ठीक है ना, ये सभी जो काम करते थे, इनके बारे में भी अभिलेखों से पता चलता है। फिर तो कैसे पता चलता है, इसके अंतर्गत जो है ताम्रपत्र अभिलेख हो गया। ठीक है ना, और तो इसे आप देख लीजिएगा, अभिलेख के प्रकार आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। ताम्रपत्र एक औजार होता था जिसमें लिखा जाता था। ठीक है, अभिलेख के उपयोग और कार्य क्या है, तो जैसे उन मूर्तियों का तिथि निर्धारण करने में सहायता करते हैं जिन पर वे अंकित होते हैं। किसी अंकित पर यदि अभिलेख, कोई मूर्ति है, उस पर कुछ लिखा गया है, ठीक है ना, जैसे भी यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिखा गया है, तो इससे लिपि से पता चल जाता है कि ये किस काल का है। ठीक है ना, तो काल निर्धारण, तिथि निर्धारण का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे आलेख। ठीक है ना, और कनिष्क की उल्लेखनीय, भव्य एवं प्रभावशाली लेकिन बिना सिर वाली मूर्ति की पहचान होती थी। ठीक है, ओके। अभिलेख को दो श्रेणियों में बांट दीजिए, आधिकारिक शासकीय अभिलेख, व्यक्तिगत अभिलेख। आधिकारिक शासकीय में प्रशस्तियां एवं राज्य के द्वारा पंजीकृत अभिलेख होते थे, जो राज्य के द्वारा मोहरों के बाद निकाले जाते थे। ठीक है, ताम्रपत्र अभिलेख होते थे, पंजीकृत ताम्रपत्र। और व्यक्तिगत में किसी व्यक्ति, परिवार, संप्रदाय, समुदाय के अनुदान संबंधित दस्तावेज शामिल होते थे। अशोक के अभिलेख, ठीक है, अशोक का भी अभिलेख यहाँ पर पाया गया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने यहाँ पे अपने अभिलेख बहुत सारे लिखवाए थे, शिलालेख बहुत सारे करवाए थे। तो 1837 तक अशोक एक प्रसिद्ध शासक नहीं था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल में एक प्रशासनिक सेवक जेम्स प्रिंसेस का सामना एक ब्राह्मी शिलालेख से हुआ, जिसमें देवनिया, देवानपी और पीदशी देवताओं का प्री नामक एक राजा का उल्लेख था, और इसकी तुलना श्रीलंकाई ग्रंथ महावंश से की गई थी। और यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिलालेख में उल्लेखित राजा वास्तव में अशोक था। ठीक है, राइट, क्योंकि उसने अपने पुत्र को श्रीलंका तक प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म का भेजा था। ये देखिए, ठीक है, ओके। और ये इस महान राजा के द्वारा शिलाओं स्तंभों पर उत्कीर्ण नक्काशी के रूप में ऐतिहासिक खोजों की श्रृंखला में प्रथम था। ठीक है, किस तरह से अशोक के शिलालेख बाहर आए, अभिलेख बाहर आए। जो इतिहासकार मजूमदार हैं वो बताते हैं कि अशोक के अभिलेख पहली बार 18वीं शताब्दी के अंत में सामने आए थे, और उनकी लिख 14वीं शताब्दी के
की तरह सभी के लिए एक पहेली बनी हुई थी। जब सुल्तान फिरोज तुगलक अशोक के शिलालेख वाले एक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया और इसे भारतीय पंडितों द्वारा पढ़वाने का प्रयास किया गया, लेकिन बेकार रहा, कोई नहीं पढ़ पाया और यह कार्य 1837 में पूर्ण हुआ और अगले 50 वर्षों के दौरान भारतीय पुरालेख को एक मजबूत आधार मिल गई और कई विद्वानों के समर्पित एवं धैर्यवान कार्य से विभिन्न प्रकार के भारतीय लिपियों का गहन अध्ययन, विश्लेषण और वर्गीकरण किया गया। ठीक है, और विभिन्न कालों एवं स्थानों संबंध स्थापित करना संभव हो पाया था। ठीक है, तो ऐतिहासिक लेखों के रूप में आंतरिक मूल के अतिरिक्त अशोक के अभिलेख इस प्रकार भारत में अभिलेखी और पुरालेखी अध्ययन के शुरुआती बिंदु रहे हैं। तो भारत में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि भारत में अभिलेखी और पुरालेखी अध्ययन के शुरुआती बिंदु के बारे में वर्णन कीजिए, या भारत में अभिलेखी और पुरालेखी अध्ययन के शुरुआती बिंदु अशोक के बारे में लिखिए। तो आपको ये लिखना पड़ेगा जो अत्यधिक मूल्यवान साबित हुए। तो 3री शताब्दी के अशोक के अभिलेख उनके शासन के विभिन्न शासकीय वर्गों में उत्तीर्ण किए गए, लिखवाए गए और जो हमें सबसे ज्ञात पुराने गढ़ अभिलेख है पढ़े गए। ठीक है, ज्यादातर उनके अपने शब्दों में वे राजकीय आदेश थे जो कुलीनों, अभिजात वर्ग, अधिकारियों या साधारण जनता को सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक मामलों से संबंधित थे। तो जो अशोक के द्वारा राजकीय अभिलेख लिखवाए गए थे, ज्यादातर उनमें शासकीय आदेश हुआ करते थे और शासकीय आदेश कुलीन, अभिजात वर्ग या अधिकारियों के लिए होते थे, या फिर क्योंकि अभिलेख 2 तरह के होते थे, एक शासकीय अभिलेख और दूसरा व्यक्तिगत अभिलेख, और दूसरा जो होता तो साधारण जनता को सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक मामलों संबोधित करते थे। ठीक है ना, ओके। तो 3 भाषाएं थी जो उस वक्त अभिलेख लिखे गए थे। ठीक है, प्राकृत, यूनानी और अमायिक। अब ये और 4 लिपियां थी, 3 भाषाओं में अभिलेख लिखे जाते थे। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अमायिक, इनमें लिखे गए थे। तो अशोक ने वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित अपने साम्राज्य के कुछ हिस्सों में अमायिक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह क्षेत्र था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने मौर्यों को सौंप दिया था, राइट। और गंधार क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। लेकिन अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, जो उसके विशाल साम्राज्य में फैले हुए थे और जिसका विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में मैसूर के पठार तक फैला हुआ था। ठीक है ना, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के अभिलेख में बृहद शिलालेख भी है, 7 स्तंभ लेख भी है, कुछ लघु शिलालेख है। आप इस तरह से डिवाइड करके भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अशोक के अभिलेख में धम्म लिपि यानी धम्म नीति का प्रचार करने के लिए उत्कीर्ण किए गए थे। धम्म का मतलब ये बुद्ध से संबंधित था। ठीक है ना, राइट। और उनके बृहद शिलालेख कौन कौन से थे अशोक के? पाकिस्तान में मानसेहरा, कालसी, देहरादून उत्तराखंड, काठियावाड़ा गुजरात में जूनागढ़ के निकट, सोपान महाराष्ट्र, भुवनेश्वर ओडिशा के निकट, धौली और जौगढ़ जुगढ़ ओडिशा में पाए गए थे बृहद शिलालेख। ये देखिए, ठीक है, आलेख यानी जनरली इन्हें हम शिलालेख कह सकते हैं। अशोक के बृहद शिलालेख के स्थल पत्थर से तराशा हुआ हाथी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारक क्रमांक कितने? ठीक है, धौली का ये देखिए हाथी बनाया गया है जो पत्थर से बनाया गया है। फिर उनके स्तंभ लेख दिल्ली, मेरठ उत्तर प्रदेश में, उत्तर में कौशाम्बी, लौरिया बिहार, लौरिया नंदगढ़, ठीक है, चंपारण बिहार। ये देखिए, अब ये लिपि का प्रयोग इसमें किया गया। अब ये लिपि का जब ज्ञान नॉलेज हो तो इसको समझ जाएंगे इसमें लिखा क्या गया है। तो अशोक का लौरिया अरेराज अभिलेख। ठीक है, अशोक के लौरिया नंदगढ़ स्तंभ के ऊपर के भाग में सिंह शीर्ष, ये देखिए, ओके, वाराणसी में है, सांची में भी है, नेपाल लुम्बिनी। ठीक है, कर्नाटक के कई स्थलों में भी अशोक के लघु शिलालेख बड़ी मात्रा में पाए गए। ब्रह्मगिरी, ठीक है, और सिद्धापुर, जतिंगा, रामेश्वरा, मस्की आदि यहाँ पे भी पाए गए हैं। तो ये देख लीजिएगा, अशोक का शिलालेख आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तो 2 क्वेश्चन अभिलेख क्या है और इसके कितने प्रकार है वो आपको लिखना पड़ेगा, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका अशोक का शिलालेख है। ठीक है, राइट। अशोक के अभिलेख के बारे में आपकी क्या समझ है? प्राचीन भारतीय अभिलेखों के 2 प्रकारों का वर्णन करिए। ओके,
अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया, प्राचीन भारतीय अभिलेखों के 2 प्रकारों का वर्णन करिए। आंसर यहाँ पे दिया है, प्राचीन भारत कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख। तो पहले प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? ये जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, और जिसे हरिसेन भी कहा जाता है, इनके द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति गद्य और पद्य है, जिसमें चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत गुण, महानता और गौरवशाली पराक्रम के बारे में लिखा गया है, वर्णन मिलता है। तो प्रशस्त का मतलब प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त का जो व्यक्तित्व था, जो उनके गुण थे, जो उनकी महानता थी, जो उनकी वीरता थी, उनका वर्णन किया गया है, और अपने समय में गुप्त साम्राज्य की सीमाओं पर भी प्रकाश डाला गया है, ठीक है। और आज भी उसका शासन का मुख्य ऐतिहासिक स्रोत बना हुआ है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। पहला हो गया ये, ठीक है। यह संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक असाधारण व्यक्ति के रूप में, पुरुष एवं आदर्श सम्राट के रूप में बताया गया है। उनकी सैन्य उपलब्धि, विजय के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रशस्ति में जिन शासकों एवं स्थानों का उल्लेख किया गया है, प्रशस्ति का तो मतलब ही होता है ना कि अच्छाई के बारे में बताना, है ना, और उनकी खूबियों को बताना। इलाहाबाद प्रशस्ति के आधार पर भी समुद्रगुप्त एक साम्राज्यवादी सम्राट के रूप में उभर कर सामने आए थे, ठीक है ना, राइट। उनका वर्णन एक योग्य एवं सहिष्णु शासक के रूप में किया गया। वो अपनी प्रजा के लोक कल्याण के लिए और चिंताशील भी हुआ करते थे, प्रजा के बारे में सोचा करते थे, ठीक है, राइट। तो ये सब आप लिख सकते हैं। फिर जूनागढ़ अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जूनागढ़ अभिलेख से भी आता है, इसलिए इसको ले लीजिए। मैं इसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखूंगी, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है ना। तो जूनागढ़ या गिरनार, जो गुजरात शिलालेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील नामक एक कृत्रिम जलाशय तटबंध का निर्माण मौर्यों के अधीन उनके प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य के बहनोई पुष्यगुप्त द्वारा किया गया था। तो जो सुदर्शन झील है, तो गुजरात में सुदर्शन झील है, जिसका निर्माण, झील, जलाशय, तटबंध कुछ भी कह लीजिए, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के बहनोई पुष्यगुप्त हैं, उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये किससे पता चलता है? जूनागढ़ शिलालेख से। और यह अभिलेख सौराष्ट्र के शक शासक रुद्रदामन को इस बात के गंभीर रूप से और बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त होने के कारण उसे प्रांतीय प्रशासक शुभिशाख के द्वारा पूरी तरह से मरम्मत करने का श्रेय देता है। तो बाद में क्या हुआ कि जो ये बांध बनाया गया वो क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक है ना। तो जो वहां का शासक रुद्रदामन था, उसने इस बांध का मरम्मत कराया, तो इसका भी श्रेय अभिलेख के माध्यम से पता चलता है। और इसमें रुद्रदामन द्वारा बड़ी धनराशि का निवेश भी किया गया था इस बांध के लिए, और यह फिर से भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी टूट गया था। और इसे पर्णदत्त यानी गुप्त वंश के सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा फिर से इसको पुनर्स्थापित किया गया था, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख है, जो जूनागढ़ के अभिलेख से हमें सभी चीजें पता चलती हैं। तो इस अभिलेख के संबंध में थापर बताती हैं कि 800 वर्षों तक फैले शिलालेखों के 3 समूह हैं ये, लेकिन स्पष्ट रूप से एक ही बांध के निर्माण के टूटने और जुड़ने से है। जो ये बांध बनाया गया था सुदर्शन झील जलाशय, उसको 3 शासकों ने बनाया गया, टूटा, फिर एक शासक ने बनवाया, फिर टूटा, फिर दूसरे शासक ने बनवाया। तो इस तरह से एक ही बांध के निर्माण और टूटने से 3 पीढ़ियां इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। ओके, फिर क्या है? जूना लेख के अलावा हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो प्रशस्तियों का एक और उत्कृष्ट उदाहरण चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्तुति है। और खारवेल ने पहली शताब्दी के मध्य ओडिशा के तटीय और पूर्वी हिस्से में शासन किया था। और हाथी गुम्फा यानी हाथी गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो हाथी गुफा अभिलेख से भी हमें पता चलता है, ठीक है, ओके। तो उस समय शासन काल में जैन संप्रदाय को संरक्षण दिया गया था, और जो जितने भी सभी धर्म और थे उनके प्रति भी विश्वास प्रकट किया गया था। ब्राह्मणों को भी करों में, जो ब्राह्मण है उनको करों में छूट दी गई थी। सिंचाई के उद्देश्य से तालाब, नहरों का निर्माण किया गया था। ये सभी चीजें हमें कहाँ पता चलती? शिलालेख के माध्यम से। ये देखिए शिलालेख है, ठीक है, उसके माध्यम से, हाथी गुम्फा शिलालेख, उसके माध्यम से हमें पता चलता है, ठीक है, ओके। कौन सा है प्राचीन में? हेलियोडोरस का अभिलेख। ये भी आप देख सकते हैं, 2 पूछा था, 2 तो हमने यहाँ पर दे ही दिया, बाकी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए सारांश आ गया है, यानी ये जो यूनिट है ये भी फिनिश्ड हो गई है। कल्हड़
कल्लर से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको हम यहाँ पे लिफ्ट कर देते हैं। रजत रंगनी के बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है कि रजत रंगनी क्या है। कन्नड़ का एक नाटक है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसको यदि ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा तो जब मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के टाइम में लेके आती हूँ और एक ही वीडियो में बताती हूँ, तो उसमें मैं इसको बता दूंगी, ठीक है। रजत रंगनी यानी राजाओं की नदी, रजत रंगनी यानी राजाओं की नदी शास्त्रीय संस्कृत भाषा में 1148-50 ईस्वी में लिखा गया महाकाव्य है और इसकी रचना कश्मीरी पंडित कल्हड़ द्वारा की गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि कश्मीरी राजा हर्ष के दरबार में चंपक नाम के एक भूतपूर्व मंत्री का पुत्र था और ऐसा प्रतीत होता है कि कल्हड़ स्वयं कभी किसी राजा की सेवा में नहीं रहे थे, ठीक है। तो रजत रंगनी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई कहानी थी, ठीक है, ओके। नदियों की कहानी तो यह कृति कश्मीर घाटी के प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन इतिहास के लगभग 200 वर्षों का विवरण देती है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको हम नेक्स्ट में ले लेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो ब्लॉक है हमारा ये फिनिश्ड हो गया है, ठीक है, ठीक है ना। ये ब्लॉक 2 हमारा है जो है प्रारंभिक भारत में इतिहास लेखन, ठीक है ना। तो ब्लॉक 2 हमारा फिनिश्ड हो गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है। ब्लॉक 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, नहीं देखा है तो वॉच कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।